देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम, हाँ यस मैम। मैम। सो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो देखो कंपनी अकाउंट्स बेसिकली हम लोग करने वाले हैं। तो कंपनी क्या है क्या वो थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं। देखो बाकी तुम लोग जो है लॉ में पढ़ोगे जैसे ये सारा चीज की कितने तरीके का कंपनी होता है क्या होता है, लेकिन मेरे अकाउंट्स में तो वो सब जरूरत नहीं है कि कितने तरीके का कंपनी होता है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, इतना कुछ तो मुझे अकाउंट्स में जरूरत नहीं है, तो वो सारा चीज हम नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब वो तुम लोग के लॉ की क्लास में कवर होगा। तो क्योंकि मेरे अकाउंट से वो रिलेटेड नहीं है तो उस चीज को हम अवॉइड करके फिलहाल जो है हम लोगों का जो अकाउंट्स में जरूरत है वो ही करेंगे, और वो तुम लोग सर के पास कंपनी अकाउंट्स कंपनी लॉ में पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब जब होगा तब पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमें जो जरूरत है उतना हम बता देंगे, उतने से तुम लोग का हो जाएगा। तो देखो कंपनी का अगर कुछ फीचर्स हम बताएं तो कंपनी का मेन फीचर्स है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये है कि कंपनी को हम लोग एक पर्सन मानेंगे, लेकिन ये आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब ये सचमुच का ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है। वो हमारे तरह जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग चल फिर सकते हैं, ठीक है, हम लोग जिंदा है, खाते हैं, ठीक है, सब करते हैं। तो कंपनी भी पर्सन है तो क्या थोड़ी ना हमारे तरह रिएक्ट करती है, नहीं। ये इसको जो है एक पर्सन की तरह माना गया, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसको कैसे क्रिएट किया गया है, तो बोल रहे हैं कि क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशंस है या लॉ है वो फॉलो करके कंपनी बन सकता है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जैसे अगर कंपनी के साथ जैसे देखो कंपनी जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सचमुच का कोई पर्सन तो है नहीं कि जिसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन फिर भी अगर किसी भी कंपनी के साथ किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कंपनी टू कंपनी का भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी हो या इंडिविजुअल टू कंपनी हो, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या सेल परचेज जो भी होता है, मान लो कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है, हम लोग वो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी को जो चला रहे हैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मान लो कोई प्रोडक्ट लेके हमें लग रहा है कि हमें ठगा गया है, ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कंज्यूमर फोरम में केस करना चाहते हैं तो थोड़ी ना कंपनी डायरेक्टली कंपनी का कोई डायरेक्टर या किसी के नाम पे हम लोग केस कर सकते हैं, नहीं, हमें कंपनी के नाम पे केस सू करना होता है, ठीक है, कि ये कंपनी वर्सेस दिस पर्सन या कंपनी वर्सेस दिस कंपनी, इस तरीके से होता है। लेकिन क्या है कि ये इसीलिए इसका बोलते हैं इसका एक लीगल एंटिटी है, मतलब ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब क्योंकि हम लोग इसको एक लीगल जो है एंटिटी माना गया, इसीलिए इस जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कंपनी के नाम पे हो रहा है। अगर कोई केस सू होगा वो भी कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो थोड़ी ना खुद कोई डिसीजन लेती है या खुद चल फिर सकती है, नहीं। तो अगर कोई कंपनी कोई इलीगल काम कर रहा है, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट में ठगा जा रहा है किसी को या कोई सर्विस में ठगा जा रहा है किसी को, ठीक है, तो फिर इसीलिए बोला जाता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है। मतलब जैसे मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है जिसको हम लोग एक पर्सन मान रहे हैं जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सचमुच का थोड़ी ना पर्सन है, लेकिन इसको चला कौन रहा है, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है, बहुत सारे पर्सन मिलके इस कंपनी को चला रहे हैं, सबका अलग अलग जो है पोजीशन है। अब ये कंपनी और इस पर्सन के बीच में एक वेल यानी कि पर्दा होता है, ठीक है। अब देखो जो भी कोई प्रॉब्लम होगा पहले हमें कंपनी के नाम पे केस शुरू करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो या जो भी रीजन हो, ठीक है, अगर कुछ भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है कंपनी
कंपनी के साथ हो रहा है, जबकि कंपनी तो ये पर्सन चला रहे हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिले कि कंपनी फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर रही है, तो अब कंपनी थोड़ी ना कोई सचमुच का इंसान है कि फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर सकती है या किसी को ठग सकती है, तो करने वाले तो ये है। तो फिर बोला जाता है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो वेल, मतलब ये कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं इसे, ठीक है, कॉर्पोरेट वेल, इसे जो है लिफ्ट मतलब उठा दिया जाता है, ठीक है, उठा दिया जाता है कि भाई देखो ये कंपनी सच में थोड़ी ना किसी को धोखा दे सकती है, तो धोखा देने वाले तो ये है, अच्छा करने वाले भी ये है, खराब करने वाले भी ये है। तो इसीलिए बोला जाता है इसे सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ये कंपनी का जो भी कंपनी के, जैसे देखो ना तुम लोग जैसे स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो, तो वो भी तो एक मतलब कंपनी नहीं है, बट ये सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि देखो ना वहां पर जो सील स्टाम्प ये सब यूज होता है वो कंपनी के नाम का होता है, कॉलेज में भी कॉलेज के नाम का होता है, स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम का होता है, तो वैसे कंपनी का भी होता है। जो भी कुछ ट्रांजैक्शन होगा वो कंपनी के नाम से होता है, कभी भी इन लोगों के नाम से नहीं होता है कि आप कंपनी के साथ कर रहे हो ये ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए इसे सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया, इसे क्रिएटेड बाय लॉ, और ये आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसे हम लोग पर्सन की तरह मान रहे हैं, लेकिन सचमुच का ये कोई डिसीजन लेने के लिए केपेबल है नहीं। तो अगर कुछ गलत होता है तो फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके ये जो गलत करने वाले हैं इनको फिर सजा दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे तो कंपनी बना के कोई भी किसी को ठग सकता है, बहुत सारे लोगों को ठग सकता है, ठीक है। तो ये तीन जो है फीचर्स, ठीक है, कंपनी का मेन है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये क्रिएटेड बाय लॉ है, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब बात ये है कि कंपनी जो कंसेप्ट आया ये क्यों आया। सबसे पहले जो कंसेप्ट था ना वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जहां पर एक पर्सन जो है वही खुद बिजनेस का ओनर है, वही सारा डिसीजन लेता है, वही फंड रेज भी कर रहा है, ठीक है। तो मतलब सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक ही पर्सन कर रहा है अपने बिजनेस में तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन इतना कम्पिटिटिव जो सब कुछ बन गया है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करने से हम लोग उस तरीके का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जैसे अगर हम लोग कंपनी वगैरह में कर पाएंगे। क्यों? अच्छा, इसके बाद पहले कंपनी नहीं आया, इसके बाद जो कंसेप्ट आया वो होता है पार्टनरशिप का, ठीक है, जहां पर दो लोग मिलके या दो से ज्यादा, ठीक है, उसमें लिमिट होता है, लिमिट का रूल्स है कि कितने ज्यादा हो सकते हैं। तो मिनिमम दो लोग नहीं मिलेंगे तो पार्टनरशिप नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लोग होता है। तो मिनिमम दो लोग मिलके जो जब काम स्टार्ट कर सकते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। अब दो लोगों का जरूरत क्यों है? देखो दो लोग होने से जैसे कैपिटल भी ज्यादा होगा, तो वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी तो ज्यादा होगा, ठीक है, दिमाग भी दो लोगों का होगा तो काम उस तरीके से होगा, ठीक है, दिमाग भी दो लोगों का होगा तो काम उस तरीके से होगा। दो से ज्यादा भी होते हैं ना पार्टनरशिप में, मिनिमम दो से स्टार्ट होता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे जो है कंसेप्ट बदलने लगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जगह अगर हम लोग पार्टनरशिप करें तो और अच्छा, ठीक है, इसके जगह अगर कंपनी, फिर आ गया कंपनी का कंसेप्ट, ठीक है, कंपनी का कंसेप्ट आ गया जहां पर जो है बहुत ज्यादा कैपिटल रेज करके हम लोग बिजनेस जो है अपना बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग तो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ना तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है फिलहाल, ना तो पार्टनरशिप पढ़ना है। अब कंपनी का बात यह है कि कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है, फंड चाहिए यानी कि कैपिटल, ठीक है, फंड चाहिए यानी कि कैपिटल चाहिए। तो कंपनी कहाँ से कैपिटल रेज करे ये सवाल है, ठीक है, कंपनी कहाँ से कैपिटल, मतलब हम लोगों ने सोच तो लिया कि हम लोग कंपनी बनाएंगे, लेकिन कंपनी बना रहे हैं मतलब बड़ा बिजनेस है, अब पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि बैंक से लोन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन लोन लेने से क्या देना पड़ेगा? बोलो, लोन लेने से ही तो नहीं होगा, लोन लेने से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से जाते ही क्या लोन मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग गए बैंक में बोल दिया बैंक वालों ने लोन दे दिया, नहीं, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है उसके बाद ही लोन दिया जाता है। चलो मान लो लोन दे भी दिया तो भी तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हमारा खर्चा चालू हो जाता है अगर हम लोग लोन लेते हैं। तो एक नया कंसेप्ट लाया गया शेयर इशू का, ठीक है, शेयर इशू, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, ठीक है। मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है वो क्या बोल रही है, देखो अब किसी का तो एक जो है मतलब आइडिया होगा जिससे कंपनी बन रही है, आइडिया मतलब बिजनेस आइडिया जिसके ऊपर बेस करके वो कंपनी अपना या तो प्रोडक्ट बेचेगी या तो सर्विस बेचेगी। तो बिजनेस तो दो ही चीज का हो सकता है, या तो प्रोडक्ट बेच दो या तो सर्विस बेच लो, ठीक है। तो अब क्या प्रोडक्ट बेचना है या क्या
सर्विस बेचना है, वो तो किसी एक का आइडिया होगा, उसी के बेसिस पे कंपनी, अब उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपिटल का जरूरत है। ठीक है, अब कैपिटल कहाँ से लाए, तो ये कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम लोग पब्लिक को अपने बिजनेस का हिस्सेदार बनाए। शेयर का मतलब होता है कि हिस्सेदारी, ठीक है। तो हम लोग पब्लिक को बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में आप लोग पैसा लगाइए, बदले में आपको हम लोग कंपनी का हिस्सेदार बनाएंगे। किस चीज का हिस्सेदार, प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाएंगे। तो पब्लिक को इस तरीके से क्या बोला गया कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, इस चीज को बोला जाता है शेयर का इशू, ठीक है, शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर मतलब हिस्सेदारी का इशू कर रहे हैं कि भाई आपको हिस्सेदारी चाहिए तो आप इतना पैसा दो, हमारे कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ, और आपका ये पैसा लगा के हम लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें आपको प्रॉफिट का हिस्सेदारी दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरा फेलियर हो गया, वो पैसा लगा के अगर हम फेलियर हो गए, ठीक है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला, तो जो लॉस होगा वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। मतलब लॉस होने से आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। तो सोच समझ के पैसा लगाओ, बात ये है, ठीक है। तो ये जो शेयर इशू हो रहा है, ये कौन से शेयर का बात हो रहा है पता है, इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर का बात हो रहा है। इक्विटी शेयर ही ऐसा शेयर है जिसमें आप अगर पैसा लगाते हो तो आपका, अगर मतलब सही कंपनी में पैसा लगा, प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा, लॉस हुआ तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं ना, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इक्विटी शेयर का पढ़ने वाले। देखो प्रेफरेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है, जबकि अकाउंट्स में दोनों में ट्रीटमेंट सेम है, इक्विटी का जो ट्रीटमेंट है वही प्रेफरेंस का भी ट्रीटमेंट होगा क्वेश्चन में। लेकिन अब प्रेफरेंस शेयर्स का नेचर क्या इक्विटी के जैसे ही होता है, नहीं, थोड़ा अलग होता है, वो हम बताएंगे बाद में। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि शेयर इशू, क्योंकि प्रेफरेंस का कंसेप्ट बाद में आया था, पहले इक्विटी का ही कंसेप्ट आया था। पब्लिक को ये बोला गया कि आप हमारे बिजनेस का, ये देखो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है क्या कंपनी है, क्या उनका प्रोजेक्ट है, क्या प्रोडक्ट या सर्विस क्या बेचना चाहती है, कितना कैपिटल रेज करना चाहती है, ये सारा चीज लिखना पड़ेगा। अब हम लोग को खुद से पढ़ के समझना है कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। लगा दिया, अगर पैसा, अगर हमें लगा कि कंपनी सही है, ये काम चलेगा, इसका फ्यूचर है, तो ही पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो अब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, देखो वो तो हमें एनालिसिस करके समझना पड़ेगा कि हमें कौन से कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना। और पब्लिक को क्या मिल रहा है, शेयर इशू करके पब्लिक अगर शेयर ले रही है तो पब्लिक को मिल रहा है उस बिजनेस में ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप ही होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर ही होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट भी लेने के लिए रेडी है, वो लॉस भी लेने के लिए रेडी है। ऐसा तो सिर्फ बिजनेस का ओनर ही कर सकता है कि प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा, ठीक है, बाहर का कोई तो करेगा नहीं। जैसे बैंक थोड़ी बोलेगा कि आप ये लोन लेके जाओ, ये लोन के पैसे से बिजनेस करो, अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे दे देना, इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मत देना, ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि वो थोड़ी ना बिजनेस के ओनर है। बट इक्विटी शेयर होल्डर अगर हम लोग बनते हैं किसी कंपनी के, तो हम लोग बिजनेस के ओनर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, ये पूरा एक जो है चार्ट दिया हुआ है किस तरीके से फंड रेज होता है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो हम लोग प्रोस्पेक्टस पहले कंपनी इशू करती है, ठीक है, फिर शेयर के लिए पब्लिक को बोला जाता है कि ये पढ़ के आप लोग समझिए, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पर बोला वो तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा दिख जाएगा, ये देखो, यहां से दिखा देते हैं। जैसे ये देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले आया, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी। ओनर, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप कौन है, जो ओनर है बिजनेस का वो अकेला ही अलोन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर लोग जो है ओनर होते हैं, और कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। यहाँ पर भी कैपिटल, ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल होता है उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। जैसे तुम लोग कभी पार्टनरशिप किए होगे तो उसमें ABCD ऐसे पार्टनर का नाम होता है, तो एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिख के भी दिखाया। शेयर इशू होता है तो जो कैपिटल रेज होता है शेयर कैपिटल। अब लाइबिलिटी देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी में लिमिटेड होता है टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड। मतलब जैसे देखो, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में है और उसका बिजनेस मान लो किसी वजह से लॉस होके बंद हो जा रहा है, ठीक है, तो
लॉस होके अगर उसका बिजनेस बंद हो जा रहा है, तो मान लो उसने कोई भी मार्केट में लोन लिया था, कुछ भी किया था, तो देखो उसके बिजनेस में जो भी एसेट है वो बेच के तो उसे लोन रीपे करना ही पड़ेगा। अगर उससे कम मतलब उससे पूरा नहीं बना बात, ठीक है, मान लो उसका लोन है 10 लाख रुपए का, ठीक है, और जबकि उसका एसेट बेच के उसे 8 लाख ही मिल रहा है, तो उसका पर्सनल एसेट बेच के उसे अपना लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। सेम केस फॉर पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब है कि जो भी बिजनेस में अगर मान लो बिजनेस डिसॉल्व हो जा रहा है किसी वजह से, ठीक है, तो जो भी लाइबिलिटी है वो पे ऑफ करने के लिए पहले तो बिजनेस में जो एसेट है वो बेचेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कम पड़ जाता है तो अपना पर्सनल एसेट बेच के जो है पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का ऐसा नहीं है, कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होता है। कितना तक लिमिटेड है, मतलब कितना लाइबिलिटी बेयर करना पड़ेगा, टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर हेल्ड। मतलब जैसे कि कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी ने शेयर इशू किया था, मान लो कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का इशू किया था, इसका मतलब होता है कि एक हिस्सेदारी के लिए, एक भाग हिस्सेदारी के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ₹10 पर शेयर, ठीक है, मतलब एक शेयरिंग लेने के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा। अब मान लो कंपनी ने वो 10 रुपए जो है उसने सोचा था कि हम 10 रुपए एक बार में नहीं लेंगे पब्लिक से, धीरे धीरे लेंगे। तो मान लो कंपनी ने 8 रुपए ले रखा था, 2 रुपए बाकी रखा था कि बाद में मांगेंगे अब हमारे जो शेयर होल्डर है उनसे, लेकिन इस बीच में कंपनी बंद होने वाला है, तो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कितना होगा, ओनली वो ₹2 तक ही होगा। इसको बोलते हैं लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर हेल्ड। अनलिमिटेड नहीं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट एसेट बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा, नहीं, शेयर के टूवर्ड्स जितना भी अमाउंट अगर बाकी रहता है तो ही पे ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज पे ऑफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मेन, उसका कंसेप्ट ये होता है, तो वही मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पब्लिक के लिए जो शेयर इशू किया जाता है, अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि शेयर का हिस्सेदारी इस तरीके से होता है, तो देखो कंपनी कैसे करके पैसा मांगती है पता है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। लेकिन वो अगर देखा जाए आज के डेट पे नहीं होता है। आज के डेट पे जब आईपीओ इशू होता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कंपनी एक ही बार में पूरा पैसा मांग लेती है, ऐसे पार्ट पार्ट करके नहीं मांगती। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे ना, वो पुराने सिस्टम में ही हमें पढ़ना है, ठीक है, अभी तक वही सिस्टम में ही पढ़ाया जा रहा है कि पहले जैसे तुम लोग पढ़े होगे 11 12 में, ठीक है, पहले मांगा जाता है एप्लीकेशन का पैसा, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, ठीक है, फिर मांगा जाता है अलॉटमेंट, जो आज के डेट पे इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। अच्छा, पहले क्यों इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, वही सब हम बोल देंगे, क्योंकि देखो हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले इस तरीके से इसीलिए मांगा जाता था क्योंकि कंपनी कंसेप्ट बहुत नया था, ठीक है, लोगों को मतलब ट्रस्ट भी तो होना चाहिए कि इस तरीके के कंसेप्ट में हम लोग पैसा लगाए या नहीं लगाए। तो कंपनी ने क्या सोचा, लोगों से एक बार में पैसा नहीं मांग के क्यों ना हम लोग इसे पार्ट पार्ट मांगे, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, वो पैसा देने के लिए ज्यादा हिचकिचाए नहीं। पहले लोगों के पास उतना पैसे का जो है फ्लो भी नहीं होता था, ठीक है, कि लोग एक साथ इतने पैसे दे दे, और देने में भी डर लगता था, नया नया कंसेप्ट था। तो फिर इस तरीके से कंसेप्ट लाया गया, क्यों ना पैसे को धीरे धीरे, मतलब शेयरिंग जो लेना है उसके लिए जो पेमेंट करना है उसको क्यों ना हम लोग धीरे धीरे पार्ट वाइज जो है ले, ठीक है। तो कितने सारे पार्ट में लिया जाता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है कि इस तरीके से हम लोग कॉल करके पैसा मांगेंगे, ठीक है। और 1991 में 1991 में कंपनी के लिए स्पेशली सेबी का जो है, सेबी बनाया गया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कंपनी का सारा चीजों को लेकर डील करती है, ठीक है, ये कंपनी के सारी चीजों को लेकर डील करती है। तो कंपनी का मैक्सिमम सारा कंसेप्ट ये सेबी बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो सेबी के अंडर जो कंपनी है या सेबी का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके जो कंपनियां चलती हैं उन्हीं में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आया बोला हम कंपनी है मेरे इसमें पैसा लगाओ, हम लोग लगा देंगे फिर बोलेंगे शेयर में पैसा लगाना गलत बात है, नहीं। तो हमें भी तो सोच समझ के लगाना है ना, कुछ भी करने से थोड़ी ना होगा। तो
पहले ये सेबी वाला कंसेप्ट नहीं था, 1991 में सेबी कंसेप्ट आया और कंपनी को सेबी का सारा रूल्स रेगुलेशंस मानना पड़ता है, ठीक है। स्पेशली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें सारा कंसेप्ट जो है मतलब सारा रूल्स रेगुलेशन सेबी का मान के जो कंपनियां चलती है, ठीक है, उन्हें ही जो है कंपनी माना जाएगा शेयर इशू के लिए। बाकी जो सेबी को फॉलो नहीं करेगी वो फिर ट्रस्टेड कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये सेबी का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया ताकि लोगों को ट्रस्ट हो कि हाँ भाई कंपनी हमें धोखा नहीं देगी, हमें उसी कंपनी में पैसा लगाना है जो सेबी का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है, वही एक्चुअल कंपनी है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा अब देखो, शेयर इशू जो होगा, कितने तरीके से शेयर इशू होता है। शेयर इशू जो होता है वो कितने तरीके से होता है। पार में इशू होता है, प्रीमियम में इशू होता है, और डिस्काउंट में इशू होता है, ठीक है। जिसमें डिस्काउंट में इशू जो है वो प्रोहिबिटेड है वैसे, ठीक है। सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिटेड, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो सेक्शन 53 है वहां पर डिस्काउंट में पब्लिक को शेयर इशू करना मना है, ठीक है। हम लोग डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी डिस्काउंट में शेयर इशू होता है, किन्हें होता है, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर हम लोग डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, ठीक है, अब नाम आया तो बता देते हैं। देखो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जिन लोगों ने कंपनी को बिल्डअप करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, स्वेट तो वही पसीना ही होता है ना, तो खून पसीना एक कर दिया, उन्हें कंपनी चाहे तो कम रेट में शेयर इशू कर सकती है। जैसे कंपनी के अंदर जो इम्प्लॉय वगैरह रहते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी के अंदर के लोग, ठीक है, उन्हें कंपनी चाहे, जिन्होंने कंपनी के लिए इतना मेहनत किया है, उन्हें कंपनी चाहे तो डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है। पब्लिक को मतलब बाहर के लोगों को, पब्लिक को इस तरीके से नहीं कर सकती है, ठीक है। पब्लिक को कभी भी जो है डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। बाकी शेयर जो है पार में इशू किया जा सकता है, प्रीमियम में इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब पार में इशू करने का मतलब क्या होता है, पार मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना, ठीक है। पार का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना। अब नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो शेयर का क्या होता है, फेस वैल्यू होता है या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का मतलब होता है कि एक शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लो कोई एक पेन है जिसका हमें पता है कि ये 5 रुपए का है, ठीक है, तो ये उसका नॉमिनल वैल्यू है कि भाई इसको बनाने में जो भी पैसा लगा है, जो हुआ है प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ के ये मैक्सिमम 5 रुपए का हो सकता है। तो वैसे ही शेयर का अपना एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू एक्चुअली किसी चीज का होता है या होना चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, अब क्यों बढ़ता है, जैसे देखो मतलब जैसे अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल दें, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे वेजिटेबल्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जो 50 का था वो 100 का हो गया, लेकिन उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है, वही होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो इतने का होना चाहिए, इतना महंगा हो गया। तो वही जो ये इतने का होना चाहिए, ये जो होना चाहिए हमें पता है ना कि इस चीज का इतना होना चाहिए, उस चीज का उतना होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। और उसमें अगर कंपनी शेयर इशू करती है उसे बोलते हैं पार में इशू करना, ठीक है। पार में इशू करने का मतलब होता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू में इशू करना, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब है कि अगर कंपनी जो मार्केट में आ रही है अपना शेयर इशू कर रही है, उसका मतलब अगर उसका बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, मतलब उसके प्रोजेक्ट का अगर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, या फिर मतलब ऐसा है कि भाई बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कमाएगी, तो बहुत सारे लोग उनका शेयर खरीदने के लिए जो है अप्लाई करते हैं। लेकिन शेयर तो नंबर जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू करती है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड थोड़ी ना होता है। जैसे मान लो कि तुम लोग किसी अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में जो है एडमिशन लेने का सोच रहे हो, ठीक है, तो कितने लोग अप्लाई कर देते, उतना उनका सीट थोड़ी ना होता है। मान लो एक स्कूल में 100 सीट है, ठीक है, उस स्कूल में
1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, कर ही सकते हैं, 1000 लोगों का अप्लाई करने का थोड़ी ना मना है, ठीक है। फिर उसमें प्रोसेस होता है, भाई मेरिट लिस्ट निकलेगा या कोई एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा किनको लिया जाएगा किनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर अप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अप्लाई तो कर देते बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वैसे ही जब किसी चीज के पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, तब कंपनी क्या करती है, कंपनी जब लिस्टेड होती है, शेयर शेयर इशू होने के बाद उसका शेयर जिस प्राइस पे लिस्ट होता है, मतलब शेयर इशू हो गया, अब बीडिंग चलता है, ठीक है। बीडिंग में मतलब जो है एक लोअर प्राइस होता है, एक हायर प्राइस होता है, ठीक है, कि इतने से इतने के अंदर कंपनी लिस्टेड हो सकती है। अब कितने लोग उसके पीछे भाग रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने में लिस्टेड होके जो है अपना शेयर इशू कर रही है, ठीक है। तो प्रीमियम का मतलब ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा डिमांड जब होता है तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से जितना भी ज्यादा पे कंपनी लिस्टेड हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम में, ठीक है। प्रीमियम में शेयर इशू हो गया, जैसे मान लो कंपनी का शेयर प्राइस था 10, मतलब फेस वैल्यू था। अब बहुत सारे लोगों ने जो है उसके लिए अप्लाई किया, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड हुआ, कंपनी का प्रोजेक्ट भी अच्छा है, तो मान लो वो 12 रुपए में लिस्टेड हो गया उसका शेयर, तो 2 रुपए उसका प्रीमियम हो गया, ठीक है। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा होना तो चाहिए था 10, बट हाई डिमांड के लिए वो 12 हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट का मतलब कम में होता है, जबकि पब्लिक को तो वो अलाउड है ही नहीं। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है हमें क्वेश्चन में दिया कि डिस्काउंट में इशू होगा, तो हम लोग जैसा हमें एंट्री सीखेंगे हम लोग उस तरीके से एंट्री कर देंगे। उसके साथ ये लॉ का कोई रूल्स नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन में बोल सकता है कि डिस्काउंट में शेयर इशू है, तो हम लोग थोड़ा बोलेंगे कि डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं हो सकता। ये तो हमें जानकारी चाहिए कि नहीं हो सकता, ये हमें पता होना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन बोलेगा कि डिस्काउंट वाला शेयर इशू हुआ है, ये इतना पैसा मिला इतना नहीं, तो हमें उस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। बट ये रूल्स हमें पता होना चाहिए कि शेयर जो है वो डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब कितने तरीके का शेयर कैपिटल होगा वो देख लो, कितने तरीके का शेयर कैपिटल हो सकता है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहला है ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है देखो हम बताते हैं। ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल का मतलब पहला बात है कि शेयर कैपिटल क्या होता है ये देखो। Total capital of the company is divided into number of small indivisible unit of a fixed amount and each such unit is called a share। मतलब जैसे कंपनी ने 10 लाख का शेयर कैपिटल फंड रेज किया, ठीक है। अब एक एक शेयरिंग लेने के लिए पहले कंपनी को बोलना पड़ेगा कि अगर एक शेयरिंग लेना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा। मान लो एक शेयर का 10 रुपए, मतलब अगर हम किसी कंपनी के लिए एक शेयर का एक शेयरिंग ले रहे हैं, मतलब एक हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो मुझे 10 रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसे करके जितने भी जो है हिस्सेदार बने, उन्होंने 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, अब 10 रुपए एक जन एक ले 10 ले शेयर, वो तो उसका मर्जी है, ठीक है, वो उसका अपना जो है पर्सनल मैटर है। तो ये एक शेयर अगर 10 रुपए का, कंपनी ने 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल जो है रेज किया है, तो कंपनी ने कितना सारा शेयर इशू किया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया है बोलो। 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है, ठीक है। तो यहां पर वही बोल रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट है, मिनिमम 10 रुपए तो देना ही पड़ेगा एक शेयरिंग के लिए। अब 2 चाहिए तो 20 दे दो, 3 चाहिए तो 30 दे दो, ठीक है। एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, और एक एक इस यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक शेयर है, ठीक है। मतलब एक शेयरिंग के लिए हमें 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो ये फिक्स्ड वैल्यू जो है वो शेयर सर्टिफिकेट में प्रिंट किया रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्राइस में अगर शेयर इशू हुआ तो बोलेंगे शेयर पार में इशू किया गया है। अब देखो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो मैंने बोला था, पहले हम अपने हिसाब से बता देते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कितना होता है। तो कंपनी को ना, ऐसा नहीं कि कंपनी जितना मर्जी मार्केट से
फंड रेज कर ले, ऐसा कोई मतलब स्कोप नहीं है कि कंपनी जितना 1 करोड़ 2 करोड़ रेज कर लेगी, ऐसा नहीं है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से कंपनी को पहले एस्टिमेट करना है कि मुझे ये बिजनेस चलाने के लिए कितना कैपिटल लग सकता है, फिर उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उसे उस चीज को लिखवाना पड़ेगा, कहां पर कैपिटल क्लॉज में मेंशन करवाना पड़ेगा कि मेरा जो नॉमिनल कैपिटल, मतलब मुझे मिनिमम जो कैपिटल चाहिए बिजनेस को रेडी करने के लिए, मतलब बिजनेस को रन करवाने के लिए, वो कुछ इतना है, ठीक है। वो एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम लोग अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, तुम लोग सोच रहे हो हम इस चीज का बिजनेस करेंगे, मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं तो कम से कम मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो ये एस्टिमेट है। अब देखो इससे कम में भी काम हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, बट एस्टिमेट तो करके बताना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आप जो काम करो उस पर आपको कितना पैसा लगेगा, तो वो आप काम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बताना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ता है कि मैक्सिमम उसे कितने पैसे का जरूरत है, ठीक है। और उस अमाउंट को उसे कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना पड़ता है। कैपिटल क्लॉज कहाँ मिलेगा तुम लोग को? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जिसको बोलते हैं एमओए, ठीक है, वहां पर मिलेगा। कंपनी का जो एमओए होता है उसके वहां पर कैपिटल क्लॉज होता है, जहां पर लिखा हुआ रहेगा तुम लोग को ये मिल जाएगा कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कितना है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट कि भाई इससे ज्यादा, जैसे कंपनी अगर बोल रही है कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ है, इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा कंपनी मार्केट से फंड रेज नहीं करवा सकती है, ठीक है। तो ये जो लिमिट है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल। नॉमिनल क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। नॉम का मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है, ऑथराइज्ड का मतलब इसका ऑथोरिटी बस इतने का ही है, 1 करोड़ का जो है कैपिटल रेज कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। तो क्या कभी नहीं कर सकती ज्यादा? नहीं। अगर ऐसे अगर कंपनी को लगता है नहीं मेरा ये 1 करोड़ आगे जाके 1 करोड़ 20 लाख होने वाला है, तो उसे उसको अमेंड करवाना पड़ेगा, फिर से लिखवाना पड़ेगा कि हाँ लिमिट को बदला जा सकता है, लेकिन उसका रूल्स होता है कि फिर से उसे अलग से फिर उसको कैपिटल क्लास में अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज बोला है। तो रजिस्टर्ड विथ रजिस्टर ऑफ कंपनी, इट पुट्स a limit on the amount of capital which a company is authorized to raise during the लाइफ टाइम एंड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। तो नॉर्मली कंपनी अपने लाइफ टाइम में इससे ज्यादा जो है कैपिटल रेज नहीं करवा सकती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो कंपनी बोल रही है कि भाई मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, ऑथराइज्ड के बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल, अब ये क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 करोड़ है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि कंपनी एक ही बार में मार्केट से 1 करोड़ का फंड रेज कर ले, नहीं। कंपनी को लग रहा है हम ना अभी पहले 20 लाख का ही फंड रेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कंपनी का इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा? कंपनी जितना शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में वो हो जाएगा, और उससे जितना कैपिटल रेज होगा। जैसे कंपनी अगर बोल रही है, जैसे मान लो एक एक शेयर 10 रुपए का ही है। ये मेरा आवाज आ रहा है क्योंकि बीच में नेट चला गया था थोड़े 1 सेकंड के लिए। হ্যাঁ ম্যাম আসছে। ঠিক আছে, আমার আওয়াজ কেটে গেছিল একটুখানি। ठीक है, हाँ बोलो। अभी तक जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में तो आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, देखो अभी हम लोग जस्ट जान रहे हैं चीजों को, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, तो जैसे हम बोल रहे थे कंपनी अगर बोलेगी कि मुझे 20 लाख ही अभी फंड रेज करना है, तो कंपनी कितना शेयर इशू करेगी? फिर बोलो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेगी? अगर 20 लाख ही उसे अभी मैम फिलहाल टू। 2 लाख, हाँ 2 लाख होगा ना, 20 लाख रुपए। एक एक शेयरिंग का 10 रुपए करके अगर किसी को देना है तो 2 लाख हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये 2 लाख हो गया इशू शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इशू 2 लाख, और इससे जो भी फंड रेज होगा 10 रुपए करके वो हो जाएगा मेरा इशूड शेयर कैपिटल। मतलब ऑथराइज्ड से जितना वो इशू कर रही है, ठीक है, मतलब ऑथोरिटी तो उसके पास है। 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल, मतलब कितना शेयर इशू करने का ऑथोरिटी है? 1 करोड़ तो शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है मार्केट में, तो उसके पास कितना शेयर इशू करने का ऑथोरिटी है? नंबर ऑफ शेयर्स।
1 करोड़ मतलब 7 जीरो होगा पीछे, एक के पीछे 7 जीरो और 1 जीरो इधर से कट गया तो 6 जीरो, 6 जीरो मतलब कितना 10। मैम 10 मैम लाख 10 लाख। हाँ 10 लाख। तो 10 लाख शेयर मैक्सिमम वो इशू कर सकती है, उसमें से उसको अभी 2 लाख ही शेयर इशू करना है, ठीक है। फिर जितना वो इशू करने का सोच रही है कंपनी, और उससे जितना उसका शेयर कैपिटल रेज हो जाएगा, देखो कैपिटल तो इंटू 10 करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो वो 2 लाख ही शेयर इशू करना चाहती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। जरूरी थोड़ी है कि पूरा ही शेयर इशू करना चाहेगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एक कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल। जरूरी थोड़ी ना कि 1 करोड़, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है 1 करोड़ का, कि 1 करोड़ का 1 करोड़ ही इशू कर ले। वट एवर पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज इशूड, जितना भी वो करना चाहेगी उसी को हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है इशूड कैपिटल के बाद, यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे अनइशूड, अनइशूड शेयर कैपिटल। अब ये क्या होगा, अनइशूड का मतलब जैसे मैंने अभी अभी बोला कि 1 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसमें से कंपनी ने अभी मान लो 20 लाख इशू करने का सोचा है, तो अनइशूड कितना रह गया कैपिटल, 1 करोड़ में से 80 80 लाख, लाख 80 लाख। तो 80 लाख मेरा क्या हो जाएगा अनइशूड शेयर कैपिटल। 80 लाख को बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। ये देखो यहाँ पर अनइशूड शेयर कैपिटल, ये देखो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का जो रिमेनिंग पोर्शन वही तो 80 लाख हुआ मेरे एग्जांपल के हिसाब से, विच इज नॉट इशूड आइदर इन कैश और कंसिडरेशन। मतलब ना तो इसे हम लोगों ने इशू ही नहीं किया, चाहे वो कैश के बदले हो या किसी और कंसिडरेशन के बदले हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। अब कैश और अदर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कंपनी शेयर इशू करके पैसा ही रेज करती है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कंपनी को कोई एसेट चाहिए, ठीक है। तो कंपनी गई किसी के पास, मान लो फैक्ट्री में मशीन लगवाना है, मशीन खरीदने गई और उसे पैसे देने के बदले बोली कि आप मेरी कंपनी का शेयर ले लो, और वो मान भी गए, ठीक है। तो क्या हुआ, शेयर इशू तो कर दिया लेकिन बदले में पैसा नहीं आया, बदले में मशीन आ गया, ऐसा भी होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले हम लोगों ने शेयर इशू किया, नॉर्मली कैश के लिए शेयर का कंसेप्ट आया हुआ था, लेकिन हम लोग चाहे तो अदर देन कैश भी शेयर इशू कर सकते हैं। तो वो चीज वहां पर बोला है, वो धीरे धीरे हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग जस्ट। तो अनइशूड शेयर कैपिटल का मतलब ऑथराइज से जितना शेयर कैपिटल हम लोगों ने इशू नहीं किया। फिर होता है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब जैसे मैंने बोला 1 करोड़ का कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल था, जिसमें से कंपनी ने सोचा कि हम 20 लाख का अभी जो है फंड रेज करेंगे, 80 लाख का नहीं करेंगे। ये मेरा इशूड कैपिटल, ये मेरा अन इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मैंने तो सोचा कि हम मार्केट में जो है 20 लाख का जो है कैपिटल रेज करेंगे, उसके लिए हम 2 लाख शेयर जो है इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख इशू करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि पब्लिक ने सारा शेयर्स जो है सब्सक्राइब कर ही लिया, जरूरी तो नहीं है कि मेरा 2 लाख का 2 लाख शेयर जो है मार्केट में सब्सक्राइब हो ही जाएगा। अब मान लो इसमें से मेरा जो है 1,50,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ और 50,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो जो शेयर सब्सक्राइब हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जो सब्सक्राइब नहीं हुआ उसे हम लोग बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ম্যাম এখানে সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল যতটা, মানে এখানে যেমন 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা মানে পেয়েছে আর 50,000 পায়নি, তো এটার জন্য ওই ইস্যুড ক্যাপিটাল আর আনইস্যুড ক্যাপিটালের অ্যামাউন্ট পাল্টে যাবে না? না, ইস্যুড আনইস্যুড এর পাল্টাবে না। ইস্যুড তো তোমার ওটাই থাকবে যতটা ইস্যু করেছে, আনইস্যুডও তোমার অতটাই থাকবে। তোমার সাবস্ক্রাইবড এতটা হয়ে যাবে, আনসাবস্ক্রাইবড এতটা হয়ে যাবে, ইস্যুড আনইস্যুড পাল্টাবে না। কারণ তুমি তো 2 লাখই ইস্যু করেছিলে, লোক নেয়নি, হ্যাঁ কিন্তু কাউন্টিং এ তোমার 2 লাখই থাকবে। যেমন ধরো কোথাও 1000টা ফর্ম বিলি হয়েছিল, ঠিক আছে, চাকরির জন্য, কিন্তু 800টা ফর্মই বিক্রি হয়েছে, তাহলে তোমার তুমি তো 1000টা তো ছাপিয়েছো না, ওটা তো তোমার থাকলোই, হ্যাঁ ম্যাম। বুঝতে পারলে?
ठीक है, देखो तो अगर हम लोग का सब्सक्राइब पूरा नहीं होता है तो इससे इशूड अनइशूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इशूड शेयर कैपिटल भी उतना ही रहेगा, अनइशूड भी उतना ही रहेगा। हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब इतना है, अनसब्सक्राइब इतना है। अब देखो यहाँ पर कैसे उसे बोला है, मतलब डेफिनेशन देख लो। बोल रहा है इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सिंपल बात कि पब्लिक ने इशूड में से जितना सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब्ड है, और जितना नहीं किया होता है वो अनसब्सक्राइब्ड होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, जो भी हो उसे ही अनसब्सक्राइब्ड बोलते हैं। तो देखो पहले कंपनी अपना ऑथराइज्ड कैपिटल डिसाइड करेगी, फिर शेयर इशू करेगी, फिर सारा जो शेयर इशू कर रही है जितना, मतलब जरूरी थोड़ी है कि ऑथराइज्ड के बराबर ही इशू कर दे। अगर ऑथराइज्ड के बराबर इशू कर दे तो अनइशूड कुछ नहीं बचता है, लेकिन अगर ऑथराइज्ड के बराबर इशू ना करे तो अनइशूड कैपिटल भी बच जाएगा। ठीक है, फिर इशूड जो हो रहा है उसमें से जरूरी नहीं है कि सारा सब्सक्राइब्ड हो, जितना सब्सक्राइब्ड हुआ वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो नहीं हुआ वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब कंपनी ने बोला कि हम 2 लाख शेयर इशू करेंगे जिसमें से 1.5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुआ है। अब सब्सक्राइब तो हो गया, अब कंपनी क्या करेगी, पैसे के लिए बोलेगी शेयर होल्डर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज के लिए कॉल्ड अप होता है पता है? ये देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को लिखा ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल। तो कॉल्ड अप मनी ये इसके लिए डिसाइड होता है। ठीक है, कॉल्ड अप, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको भरना ही है, एप्लीकेशन तो आपको भरना ही है। एप्लीकेशन खरीदोगे, एप्लीकेशन भरोगे, तभी जाके आगे का प्रोसेस चलेगा। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या स्कूल में, जो भी हो, कॉलेज का ही मान लो, तो फॉर्म तो खरीदना पड़ेगा। अब उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा नहीं होगा वो तो बात का बात है, कि वो तो उसका प्रोसेस है कि मेरिट लिस्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा। सेम केस शेयर के लिए भी है, एप्लीकेशन भरो, ठीक है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा आपको पता चल जाएगा। कैसे हमें पता चलेगा? वो मतलब कंपनी बता देती है कि आपको बता दिया जाएगा इतने दिन के अंदर कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। जैसे तुम लोग को भी कॉलेज से बता देना इतने तारीख को मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो तुम लोग बैठ के वो चेक करते हो कि भाई मेरा नाम है कि नहीं। तो वैसे ही अलॉटमेंट अगर मिलेगा तो हमें मैसेज आ जाता है, ठीक है, कि आपका शेयर जो है आपको अलॉट कर दिया गया है। और अगर नहीं होता है तो उस तरीके से कि सॉरी आपका पैसा वापस कर देते हैं, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। नॉर्मली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए कंपनी हमें नहीं बोलेगी कि एप्लीकेशन का पैसा भरो, वो तो हमें खुद से सोचना है। जैसे कॉलेज थोड़ी ना बुला के बोलता है आओ आओ मेरे कॉलेज का फॉर्म भरो, नहीं, हमें अगर लगता है कि मुझे इस कॉलेज का फॉर्म भरना है, इस कॉलेज का भरना है, तो हम जाके एप्लीकेशन मनी, मतलब एक फॉर्म भरने के लिए जो भी मुझे पेमेंट करना है, जो उसका रूल्स रेगुलेशंस होगा उसके हिसाब से मुझे खरीदना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी मुझे एप्लीकेशन मनी दे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे अलॉटमेंट दिया गया तो कंपनी मुझे मैसेज करेगी कि भाई आपको ये अलॉटमेंट मनी इतना देना है, उसके बाद इतने दिन के अंदर फर्स्ट कॉल का पैसा देना है, उसके बाद इतने दिन के अंदर सेकंड कॉल का देना है, उसके बाद इतने दिन के अंदर फाइनल कॉल का देना है। तो कॉल्ड अप का कंसेप्ट ये अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल के बीच में आता है। एप्लीकेशन में कॉल्ड अप कंसेप्ट नहीं होता है। एप्लीकेशन तो आपको पहले भरना है, फिर अलॉटमेंट मिला तो आगे का प्रोसेस आपके साथ कंटिन्यू किया जाएगा। तो ম্যাম कॉल्ड अप একটা का কোশ্চেন, मतलब, हाँ बोलो। ম্যাম বলছি অ্যালটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন তো মানে সবাইকেই ওটা টাকাটা দিতে হবে, তারপর हम्म যখন অ্যালটমেন্ট থেকে ওরা বেছে নেবে কাকে, মানে কাকে দিতে হবে বা কাকে দিতে হবে না, हम्म তো ওরা যে বাছবে ওটা মানে কিসের বেসিসে? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। মানে মানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, মানে ধরো ওরা 1000টা শেয়ার ইস্যু করেছে, বা ধরো ওভার সাবস্ক্रिप्शन হয়েছে। जैसे देखो कंपनी ने मान लो 1000 शेयर जो है इशू किया है और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 1500 लोगों ने अप्लाई कर दिया। क्या 1500 लोगों को कंपनी अलॉटमेंट दे पाएगी जब उसके पास कैपेसिटी 1000 शेयर का है? আচ্ছা মানে ম্যাম প্রথম না থেকেই ম্যাম। যারা দেবে, প্রথম কাউন্টেই যারা থাকবে ওদেরকে। हाँ हाँ, अब जैसे 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 लोगों ने खरीदा है, जैसे मान लो एक टाइम होता है कि 7 दिन के अंदर आपको खरीदना है। ठीक है, अब मान लो मैंने एकदम लास्ट डे में लिया, तो मुझे पहले से ही ना ऐसे लगेगा कि पता नहीं मुझे अलॉटमेंट मिले या ना मिले, क्योंकि मैंने तो बहुत लेट कर दिया ना। पहले जिन्होंने लिया है उनका ही चांसेस पहले होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मैंने जे आ गया उस पे ताकि आगे दिया अलॉटमेंट। হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। जो आगे आएगा ना उसे आगे अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, वो चीज होता है। तो अब मतलब यार अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो पैसा वापस कर दिया जाता है एप्लीकेशन का। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया जाता है, नो, अलॉटमेंट का पैसा वापस कर देते हैं अगर नहीं होता है तो। अभी अभी जो है देखो ना, उसमें ना ऐसे पार्ट पार्ट होता भी नहीं, पूरा ले लिया जाता है। तो क्या पूरा पैसा वापस कर देते हैं? हाँ, पूरा वापस कर देते हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं दिया है कंपनी ने तो पूरा पैसा वापस होता है।
ठीक है। अब कंपनी धीरे धीरे कॉल करेगी, कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप जैसे कंपनी सोच रही है, मतलब जो पुराना मेथड है कि भाई 10 रुपए ना हम एक बार में लोगों से नहीं मांगेंगे, ठीक है, जिसने जितना भी शेयर लिया हो हम ये बोलेंगे पहले 5 रुपए दे देना, फिर जो है 3 रुपए दे देना, ठीक है। मान लो एप्लीकेशन का 2 रुपए, वो तो उसने दे ही दिया, अब बचा 8, तो पहले 5 देना फिर 3 देना। तो पहला कॉल्ड अप कैपिटल 5 रुपए का हो जाएगा, फिर उसके बाद 3। तो जब 5 रुपए का कॉल्ड अप हुआ तो बाकी जो बचा वो अनकॉल्ड हो गया, ठीक है। बाकी जो बचा उससे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब देखो टोटल 10 रुपए, जिसमें से मान लो एप्लीकेशन का कंपनी ने रखा है 2 रुपए, वो तो भर दिया, बाकी मान लो अलॉटमेंट का रखा है 3 रुपए, ठीक है, और कॉल का रखा है, मैंने सिर्फ कॉल लिख दिया, इसका रखा है मान लो 5 रुपए। तो कंपनी ये तो देखो पहले देना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। फिर कंपनी कॉल्ड अप करे, कंपनी बोली पहले अलॉटमेंट का 3 रुपए दो, ठीक है। फिर इतने समय बाद ये मांगेंगे, जब मांगेंगे तब हम लोग बता देंगे अभी 3 रुपए दे दो, तो कॉल्ड अप 3 हो गया, अनकॉल्ड फिर कितना रह जाएगा, जो बच गया 5 रुपए, ठीक है, अनकॉल्ड वो हो जाएगा। तो आप देखो कॉल्ड अप और अनकॉल्ड को लिखा कैसे। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कंपनी जनरली रिसीव द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जनरली इंस्टॉलमेंट में लेती है। द पोर्शन ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स which a company has demanded or called from shareholder is known as called up capital। जो डिमांड करती है कि मुझे इतना पैसा दे दो, वही कॉल्ड अप होता है, ठीक है। और जो बैलेंस बच जाता है, जो कंपनी अभी तक डिमांड नहीं कर रही है, फ्यूचर में करेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं अनकॉल्ड। क्योंकि एक तो 10 रुपए का शेयरिंग है ना, वो तो हमें देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दे पाएंगे तो फॉरफिट कर देगा, मतलब हमारा होल्डिंग कैंसिल कर देगा, ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि ये 10 रुपए में से जितना कॉल करेगी कंपनी उतना कॉल, मतलब देखो 2 रुपए तो उसने पहले ही ले लिया होगा, अब 3 तक कॉल कर दिया, तो 5 मेरा टोटल कॉल्ड अप हो गया, और अनकॉल्ड कितना रह गया, 5 रुपए। जितना नहीं कॉल किया अभी तक वो हो जाता है मेरा अनकॉल्ड कैपिटल। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, अब देखो 2 रुपए तो लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे का प्रोसेस होने से रहा, वो तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है अलॉटमेंट में, जैसे मान लो 3 रुपए कंपनी ने मांगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर ने 3 रुपए दे ही दिया। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि भाई मुझे इस कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, एप्लीकेशन दिया, चलो गया मेरा 2 रुपए गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आगे का प्रोसेस करना ही नहीं है, ठीक है। तो वो पे नहीं करेगा कंपनी को, उसे अगर होल्डिंग नहीं चाहिए वो पे नहीं करेगा कंपनी को। तो पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कंपनी कॉल करने के बाद कंपनी को जितना पैसा मिला, देखो अब कंपनी ने तो टोटल 5 रुपए कॉल कर लिया, तो कंपनी को हर एक शेयर होल्डर से 5 रुपए जो है मिल जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें से 2 रुपए तो देखो सबसे मिल गया होगा कंफर्म, जिनको अलॉटमेंट देने का कंपनी सोच रही है। लेकिन ये 3 रुपए कोई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, अगर किसी को चाहिए नहीं, आगे सोचा था पहले लेंगे, अब सोच रहे हैं नहीं लेंगे, तो नहीं, नहीं उसने पे किया, ठीक है। तो फिर पेड अप कैपिटल उतना ही हो जाएगा जितना कंपनी को कॉल करने के बाद मिला, ठीक है, और जितना नहीं मिला उसको हम लोग बोलते हैं अनपेड कैपिटल, ठीक है, जो हमें नहीं मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे, मतलब कंपनी को नहीं। পয়সাটা দেওয়ার পর অ্যালটমেন্ট যদি না নিতে চায় তাহলে কি এই 2 টাকাটাকে ফেরত দেওয়া হবে? না ফেরত দেওয়া হবে, ওটা তো তুমি তুমি তোমার আর ফেরত ইচ্ছায় দেওয়া হবে নিচ্ছ, না এটা। না এটা ফেরত দেওয়া হবে, वो नहीं होगा वापस, ठीक है। अगर कंपनी हमें अलॉटमेंट नहीं दे पाएगी तो वो हमारा सारा पैसा वापस करती है, लेकिन ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना कि हम नहीं लेंगे, तो अब हम कैसे मांग सकते हैं, समझ रहे हो बात, तब हम डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो अपने मर्जी से एप्लीकेशन, जैसे मान लो तुम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया, अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं है, क्या कॉलेज वाला तुम्हारा पैसा रिटर्न करेगा, फॉर्म का पैसा? না ম্যাম। नहीं करेगा ना, वैसे ही यहाँ पर क्यों करेगा, क्योंकि कॉलेज ने थोड़ी ना बोला था कि फॉर्म फिलअप करो, वो तो हम लोगों ने अपने मन से किया। तो अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसीलिए वापस नहीं होगा। सेम केस यहाँ पर भी है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब इट इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये देखो कंपनी ने जितना कॉल किया विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, जो कि शेयर होल्डर को पे करना चाहिए था। व्हेनेवर ए पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट फुल्ली और पार्शियली, जैसे अलॉटमेंट का 3 रुपए चाहिए, अब कोई 2 रुपए दिया, 1 रुपया बाकी रख दिया, या 3 रुपए ही नहीं दे पाया, तो जो अमाउंट पे नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनपेड कैपिटल। और जो अमाउंट पे कर देता है, और इस अनपेड को ही तुम लोग बोलते हो कॉल्स इन एरियर, कॉल किया बट नहीं दिया, ठीक है, तो ये कॉल करने के बाद भी बाकी रहा, इसीलिए इसका नाम होता है कॉल्स इन एरियर। और जो मिल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पेड अप, ठीक है। अच्छा, अब अनपेड हो गया, कॉल्ड अप भी हो गया, चलो ठीक है, तो ये बोलो, ये
इतने टाइप का जो कैपिटल हम लोगों ने देखा, क्या ये समझ में आया तुम लोग को कि ऑथराइज्ड, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट में ये सारी चीजों को लिखेंगे तो पता होना चाहिए कि क्या होता है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है या समझ में आया? हाँ मैम बुझेছি। देखो, सबको समझ में आया? हाँ मैम। देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो। इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बोला है। अब इस पे जब इशू होता है, पार पे इशू होता है। अब पार के लिए एक बात बता देते हैं। पर वैल्यू नॉर्मली क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड, जैसे क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि भाई नॉमिनल वैल्यू इतना है, तो मुझे इतना ही मानना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन को ही फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा पर वैल्यू इक्विटी शेयर का कितना मानना होता है? 10 रुपए, ठीक है। और अगर इशू प्राइस से या फेस वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में इशू हुआ, ठीक है, इशू प्राइस और फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, इससे ज्यादा में इशू हो रहा है, सॉरी, इशू प्राइस अगर ग्रेटर देन, ठीक है लिखा था मैंने, इशू प्राइस अगर ग्रेटर देन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम में इशू हुआ, ठीक है। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपए होता है, इससे अगर ज्यादा में शेयर इशू हो गया है तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम वाला प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर दो तरीके का शेयर हमें क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन, जबकि ये दोनों का लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। इक्विटी शेयर के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, प्रेफरेंस शेयर के लिए भी वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हम लोग शेयर कैपिटल ये लिखेंगे, ये वाला बात, तो शेयर कैपिटल का एंट्री जो है वो कैसे होगा? हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू पे होगा, जहां पर भी शेयर कैपिटल लिखोगे। अब शेयर कैपिटल का मतलब क्या क्या, जैसे अगर कहीं ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख रहे हो तो वो हमेशा एट द रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, इशूड शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, अनइशूड एट द रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, सारे एट द रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो। और ये लिखते कैसे हैं शेयर कैपिटल को? तो नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स जितना भी होगा, जैसे ऑथराइज्ड के लिए जितना होगा उतना, इशूड के लिए जितना होगा उतना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब एंट्री देखो, अगर हम लोग पार पे शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इसका हम एंट्री दिखा देते हैं। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, तो तुम लोग ही मुझे बताना क्या एंट्री होना चाहिए फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अगर हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? बोलो, हम लोग एप्लीकेशन का, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा ले रही है मैम तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी का क्वेश्चन करोगे हमेशा बैंक लिखना है, कैश नहीं लिखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? जैसे देखो, अगर सेल करते हो तो बैंक टू सेल लिखते हो, ठीक है। जब अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैश टू कैपिटल। यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन पहले हम लोग लिखेंगे कि किसके थ्रू से कैपिटल रेज हो रहा है, एप्लीकेशन मनी के थ्रू से, तो टू एप्लीकेशन, एक्चुअली शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन ऐसे लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट,
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये पैसे को मुझे कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि फंड रेज तो कैपिटल के पर्पज से हो रहा है, तो ये T/F ट्रांसफर लिखा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? तुम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैम हाँ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बी एप्लीकेशन, APP लिख के छोड़ दिया, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो, तुम लोग काटना मत, हम समझा रहे हैं। जैसे देखो, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बैंक टू कैपिटल, कोई पार्टनर लगाता है तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल होता है। यहाँ भी वही हुआ, देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। तुम लोग काट मत देना, ठीक है, हम समझा रहे हैं। बैंक टू शेयर कैपिटल, तो जैसे बैंक टू शेयर हम लोग लिखते हैं कैपिटल जब सोल प्रोप्राइटर होता है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ जैसे मान लो मिस्टर ए का बिजनेस है, ठीक है, तो मिस्टर ए जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैश टू कैपिटल। अब ये कैपिटल किसने दिया? हमें पता है कि ए नहीं दिया, कोई और दे नहीं सकता है। अगर मान लो ए बी दोनों पार्टनरशिप में है तो जब वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कैश टू एज कैपिटल, कैश टू बीज कैपिटल, ठीक है, कि भाई ए ने इतना लगाया, बी ने इतना लगाया। लेकिन जब कंपनी का केस होता है तो किसी का नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा जाता है। इसका रीजन ये है कि इतने सारे लोग होते हैं, क्या सबका नाम यहाँ पर, जैसे देखो पार्टनरशिप में फिर भी लिख सकते हो, देखो वैसे तो पार्टनरशिप में भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमें जब क्वेश्चन देता है तो थोड़ी ना, हमें बहुत सारा पार्टनर, मैक्सिमम 4 पार्टनर देता है, तो हम लोग ABCD करके लिख देते हैं। लिखना भी जरूरी होता है, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इंडिविजुअली लिखना होता है, ठीक है। वैसे पार्टनर भी 4 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंपनी के केस में इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, मतलब इतने लोगों ने कैपिटल के लिए पैसा दिया होता है शेयरिंग पाने के लिए, कि सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट एंट्री में पॉसिबल नहीं होता है। नाम ऑब्वियसली लिखा हुआ रहता है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है कौन शेयर होल्डर है, क्या है, नहीं है, सबको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, सारे प्रूफ रहते हैं। लेकिन इस एंट्री में लिखना पॉसिबल नहीं है कि टू ए शेयर कैपिटल, बी शेयर कैपिटल, सी ऐसे करके लिखना पॉसिबल नहीं, इतने सारे लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी मतलब तो बड़ा एंटिटी हो गया ना, तो इतने सारे लोगों के लिखना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ लिख दिया जाता है टू शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग से ये कैपिटल रेज हुआ है। तो जैसे देखो इसके केस में कैश टू कैपिटल, कंपनी है तो कैश की जगह बैंक, लेकिन क्योंकि शेयरिंग वाला काम है तो शेयर कैपिटल लिखते हैं सिर्फ कैपिटल के जगह, ठीक है। अगर पार्टनरशिप से कंपेयर करोगे सेम केस, कैश की जगह लिखते हैं बैंक नॉर्मली, क्योंकि कंपनी का जो है वो बैंक में ही लिखना ज्यादा सही रहता है। फिर उसके बाद जैसे पार्टनर का नाम जो है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टनर का नाम हुआ तो भी लिख सकते हो अनलिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड देखो यहाँ भी नहीं होता है, फिर भी कंपनी में बहुत सारे शेयरिंग होते हैं तो सबका नाम लिखना एंट्री में पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए लिखा जाता है कैपिटल, और शेयरिंग से है इसीलिए शेयर कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एंट्री को समझेंगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, रट के कर भी नहीं सकते हो, ठीक है, समझ के करने से प्रोराटा से लेके कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड एंट्री, ठीक है। फिर थर्ड क्या हो जाएगा? देखो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने ले लिया, अब कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट के लिए बोलेगी कि आपका अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपको पैसा देना है। तो पहले कंपनी बोल देगी कि आपको इतने तारीख के अंदर पैसा देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। पहले कंपनी से ड्यू करेगी, लेकिन एप्लीकेशन का ड्यू नहीं होता है, एप्लीकेशन का पहले पैसा दो, उसमें कोई ड्यू कंसेप्ट नहीं है कि बोल दिया जाएगा कि ये मतलब इतने दिन के अंदर दो। वैसे देखो एप्लीकेशन का भी होता है कि 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन का पैसा भर दो, या 10 दिन के अंदर, जो भी होता है 7 to 10 डेज। तो ये जो है एप्लीकेशन का पैसा भर दो, उसमें भी टाइम दिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है? पेमेंट से ही स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, जैसे तुम लोग कॉलेज में गए, फॉर्म फिलअप कर दिए, अब तुम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर अब कॉलेज की तरफ से क्या बोला जाएगा कि आप
के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप इतना लेके आना, ठीक है। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर एडमिशन के लिए इतना लेके आना, फिर थर्ड में जाओगे तो इतना लेके आना, ऐसे करके बोला जाता है ना। तो ये क्या हो गया, पार्ट पार्ट पेमेंट करके कॉलेज का पढ़ाई जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वैसे ही तो इनको अब जैसे देखो, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है ना कि इतने तारीख के अंदर अगर एडमिशन लेना है, इतने तारीख के अंदर पैसा लेके आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इतने तारीख के अंदर लेके आओ, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कंपनी अब बोलेगी कि आपको अलॉटमेंट दिया जा रहा है, तो आप इतने तारीख के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे देना। अब कंपनी को पता है वो कितने शेयर होल्डर को अलॉट कर रही है, तो उतना पैसा वो ड्यू कर देगी कि भाई मुझे अलॉटमेंट में इतना पैसा मिल जाएगा। अब अगर नहीं मिला, किसी ने कॉल्स इन एरियर किया, वो तो हो ही सकता है, लेकिन कंपनी अपना ड्यू एंट्री तो करेगी। जैसे देखो, हम लोगों ने किसी को क्रेडिट में सेल कर दिया, तो हम लोग डेटेड टू सेल करते हैं ना ड्यू एंट्री की, मुझे उसे उससे 10,000 रुपए मिलेगा, मैंने उसका 10,000 रुपए का उसको सेल किया। अब मिलेगा फ्यूचर में या बैड डेप्ट होगा वो तो अलग बात है, ड्यू एंट्री तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पर हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा ड्यू एंट्री में, ऐसे होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ, मुझे कैपिटल रेज करना है थ्रू अलॉटमेंट मनी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो कंपनी अपना अलॉटमेंट मनी, उसे जितना मिलने वाला है उतना वो लिख के रख देगी कि भाई मुझे इतना अलॉटमेंट के लिए पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब जब पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो उसमें होता है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। बोलो क्या एंट्री होगा जब पैसा रिसिप्ट होगा, बैंक टू शेयर। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जिस बात के लिए ड्यू किया था वो मिल गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसिल कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे डेटर से मिलता है तो डेटर को डेबिट करते हैं ना, वैसे शेयर अलॉटमेंट के वजह से मिलेगा, ठीक है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ঠিক আছে। ম্যাম তো যদি হ্যাঁ, যতটা শেয়ার ক্যাপিটালে ঢোকানো হয়েছিল মানে ক্রেডিট করা হয়েছে ততটা যদি না পাওয়া যায় তো কম পাওয়া গেলে তাহলে কল সিন এরিয়া डेबिट করবে। मतलब देखो, जैसे कंपनी ने मान लो शेयर अलॉटमेंट के लिए ड्यू किया था, मान लो उसने जो है 100 शेयर अलॉट किया है और अलॉटमेंट मनी 3 रुपए है, ठीक है। तो कंपनी को कितना मिलेगा, कंपनी को ऐसा लग रहा है, मतलब कंपनी ने जो सपना लिया है कि भाई मुझे 300 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो कंपनी को जो है 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला, मान लो मिला कंपनी को 80 शेयर पे 3 रुपए, तो कितना मिला 240, ठीक है। जो नहीं मिला उसे कंपनी क्या लिखेगी, कॉल्सिन एरियर। कितना कॉल्सिन एरियर होगा, 80 पे मिला, 20 पे नहीं मिला, कितना नहीं मिला, अगर पूरा ही नहीं मिला तो 3 रुपए करके 60, और कैंसिल कितना करेगी 300। देखो 300 मिलेगा ऐसा सोचा था, 300 में से 240 मिला, 60 नहीं मिला। जैसे तुम लोग डेटर का एंट्री करते हो, तो डेटर टू सेल, जैसे देखो तुम लोग करते हो ना डेटर टू सेल्स, ठीक है। अब मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपए का सेल किया था, अब उसने क्या किया, 10,000 में 8,000 दिया, बोल रहे 2,000 और नहीं दे पाएंगे, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो हम उसमें फिर एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट कितना करोगे 8,000, ठीक है। अगर तुम लोग डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं, ठीक है 2,000। और अगर बोलोगे नहीं मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो उसको फिर क्या बोलोगे, बैड डेब्ट 2,000। और टू डेटर बोल के कितना, डेटर को कितने से क्लोज करोगे, जितने से ओपन था वो पूरा क्लोज हो जाएगा ना। अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि भाई ठीक है तुमने 10 की जगह 8 दिया, मैंने 2,000 का डिस्काउंट दिया, अगर ऐसा है तो डिस्काउंट, और अगर बैड डेप्ट है तो भी मान ले रहे हैं, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, डेटर 10,000 वाला तो क्लोज ही हो जाएगा ना। सेम यहाँ पर भी कि मुझे लगा, कंपनी को लगा कि मुझे अलॉटमेंट में 300 रुपए मिल जाएगा, क्योंकि हम 100 शेयर अलॉट करने वाले, अलॉटमेंट का 3 रुपए रखा है। अब नहीं मिला, जितना मिला उतना रिसीव करो, जो नहीं मिला कॉल्सिन एरियर करो, अलॉटमेंट का जो मतलब क्या बोले, अलॉटमेंट का जो अकाउंट था उसे क्लोज करो। बोलो समझ में आया। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब ये जो मतलब
एंट्रीज है, हम उतना डिटेल्स में भी कॉल सिनेरियर नहीं लिख रहे, नॉर्मल लिख रहे हैं, वो हम लोग क्वेश्चन करते करते ही ना सीख लेंगे। तो यहाँ से हम ये वाला कॉल सिनेरियर हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग का बहुत सारा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तुम लोग पूछ रहे हो तो हम बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो, अच्छा बात है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मतलब उसको हटा दिया, मतलब ऐसे मत सोचो कि मैम ने ये हटा दिया इसलिए हटा दिया, ये सिंपल वाला लिख रहे हैं, फिर इसके बेसिस पे जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा ना हम लोग करते जाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ये ड्रीम ले रही है कंपनी, ठीक है। अब देखो जैसे शेयर अलॉटमेंट कट गया तो नेट एंट्री क्या हुआ, बैंक टू शेयर कैपिटल। बात तो वही है कि अलॉटमेंट के पैसे से भी तो मुझे कैपिटल ही रेज करना है, तो हमेशा बैंक टू कैपिटल ही होगा, शेयर कैपिटल ही होगा हमेशा, ठीक है। बैंक टू शेयर कैपिटल, चाहे वो एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करते वक्त हो या अलॉटमेंट या किसी कॉल मनी के केसेस में, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसिप्ट फिर ट्रांसफर, और बाकी जितने भी कॉल वाला पोर्शन है लाइक अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, उसमें पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट होने पे कंपनी बता देती है आपका अलॉटमेंट होने वाला, आप इतने तारीख के अंदर पैसा लेके आना, ठीक है, वैसे तो ये चीज होता है। तो बाकी एप्लीकेशन में रिसिप्ट देन ट्रांसफर, और बाकी सब में पहले ड्यू फिर जो है रिसिप्ट, ड्यू फिर रिसिप्ट। तो पहले ड्यू एंट्री कर दिया कि मुझे कैपिटल का 300 रुपए मिलने वाला है, अब जितना मिला ठीक है, नहीं मिला तो उसे कॉल सिनेरियो लिखना पड़ता है, ठीक है, कि मैंने कॉल किया फिर भी मुझे नहीं मिला। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर में देखो, फिफ्थ नंबर में फॉर कॉल मनी रिसिप्ट। अब कॉल मनी फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो या फाइनल कॉल हो, सभी में एक ही चीज होगा। तो फॉर कॉल मनी ड्यू, जब भी कोई कॉल मनी ड्यू होगा तो बोलो क्या एंट्री होगा, अलॉटमेंट की तरह ही होगा, बोलो। हम शेयर कॉल टू शेयर फर्स्ट कैपिटल। कॉल हाँ, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, बी कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ड्यू के बाद क्या आएगा, हम हम रिसीव रिसिप्ट, बैंक शेयर टू कॉल शेयर मनी। कॉल। और कॉल मनी रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में क्या होगा, बैंक टू शेयर कॉल। शेयर कॉल अकाउंट। हमें कॉल इन एडवांस बोल के भी होता था ना। हाँ, कॉल इन एडवांस होता है ना, जैसे मान लो कि किसी ने क्या किया, अपना जो है कंपनी ने अलॉटमेंट का 3 मांगा, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, टोटल 10 रुपए था, ठीक है। तो कॉल में कितना मांगने वाला था कंपनी, 5, तो कंपनी ने मांगा नहीं, बट उस पर्सन ने बोला कि मैंने 2 रुपए तो दे ही दिया था एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट के साथ साथ हम जो है कॉल का पैसा भी दे देना चाहते हैं। मतलब कंपनी तो बोल रही है 3 रुपए देने के लिए, बट ये बोल रहा है कि हम 8 रुपए दे देंगे, ठीक है। तो फिर कंपनी बोलेगी ठीक है दे दो, जब कॉल करेंगे तो आपसे दोबारा नहीं मांगेंगे। तो कंपनी क्योंकि ड्यू नहीं कर रही है फिर भी उसका पैसा लेके रख रही है, तो उसके लिए लाइबिलिटी हो गया, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में हम लोगों ने जो है कितना ले लिया, फिर 5 रुपए, ठीक है, कंपनी ने एडवांस में 5 रुपए ले लिया, जो कि कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो कंपनी उसे कैसे रिकॉर्ड करेगी, जैसे मान लो इस केस में कंपनी मान लो कॉल का पैसा भी ले रही है, तो अलॉटमेंट में कंपनी कैसे लेगी, कंपनी लिखेगी इस तरीके से, इस एक शेयर के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज लिखेगी, क्योंकि कंपनी 8 रुपए ले रही है, ठीक है। फिर लिखेगी टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है, या फिर टू शेयर कॉल। तो कॉल कितने का था, 3 का था, तो 3 ही मेरा कैंसिल होना चाहिए, और टू कॉल्स इन एडवांस कितना लिखेगी, 5। 5, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाए, कंपनी बोले कि मैंने 8 रुपए लिया, 3 तो मैंने लिया क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे दे दो, तो उसने दिया, और मुझे उसने 5 रुपए भी दे दिया, जो कि मैंने अभी कॉल नहीं किया बट दे दिया है मेरे शेयर होल्डर ने, तो वो मेरे लिए फिलहाल लाइबिलिटी है। तो ये हो गया। अब जब हम कॉल का पैसा मांगेंगे तब इस पर्सन से 5 रुपए नहीं मांगेंगे, मतलब जब इसके बाद मेरा कॉल मनी रिसिप्ट होगा तो वहां पर इस पर्सन का 5 रुपए मुझे और नहीं मिलेगा, वो हम कॉल्स इन एडवांस डेबिट करके उसे कैंसिल आउट कर देंगे कि मेरा लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि अब तो हम 5 रुपए मांगने ही वाले थे, तो पहले से दिया गया 5 रुपए को अब हम लोग एडजस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये होता है। बोलो, समझ में आया। यस मैम। हाँ मैम। बी हाँ कॉल मनी रिसिप्ट।
अच्छा, अब ये मैंने एकदम सिंपल वाला एंट्री लिखवाया है, ठीक है। ना तो मैंने यहाँ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस कुछ भी नहीं लिखवाया है, ठीक है। ना तो कोई प्रोराटा कंसेप्ट, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक मतलब ओवरव्यू दे दिया। देखो कि ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहा ना, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी होगा तो हम लोग वो क्वेश्चन के साथ साथ आराम से सीख सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर हुआ तो क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस हुआ तो क्या करना है। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एप्लीकेशन पहले पैसा मिलेगा, फिर उसे ट्रांसफर करेंगे। बाकी अलॉटमेंट हो या कॉल हो, पहले ड्यू होगा, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। तो बस ये एंट्री क्लियर हुआ तो हम लोग बाकी जो भी कंसेप्ट आएगा उसके साथ हम लोग इस एंट्री को अगर समझ लेते हैं तो वो हम लोग आराम से कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताना बाकी है, वो बता देते हैं कि हम लोग का सब्सक्रिप्शन, मतलब जो कंपनी शेयर इशू करती है फिर उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन होता है, तो सब्सक्रिप्शन कितने तरीके का हो सकता है। तो एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, फिर होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब जो है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल इशूड शेयर, मतलब कंपनी ने जितना शेयर इशू किया, सारे शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गया। मतलब देखो, कंपनी ने अगर 2000 शेयर इशू किया तो 2000 एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए ना, 2000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है जितना शेयर इशू किया उतना शेयर्स पे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, तो इससे हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन शेयर इशू, मतलब कंपनी ने मान लो 2000 शेयर इशू किया था और कंपनी को लगा था मेरा एप्लीकेशन मनी 2 रुपए करके है, तो 2000 शेयर पे मुझे 4000 रुपए एप्लीकेशन मनी मिलेगा। लेकिन 1800 ही शेयर सब्सक्राइब हुआ, मतलब 1800 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मिला, ठीक है। तो ये हो गया 3600, जहां 4000 मिलना चाहिए था 3600 मिला। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना सब्सक्राइब, मैक्सिमम कितना सब्सक्राइब होना चाहिए था, इतना, ठीक है। तो अगर इतने का इतना ही हो गया तो उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इससे कम हुआ तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन इससे अगर ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड ग्रेटर देन शेयर इशूड, जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। ये तब होता है कि कंपनी का अगर बहुत ज्यादा मतलब गुडविल होता है, तो इस केस में ऐसा होता है कि मतलब जितना एप्लीकेशन जितना कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया है उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इस केस में जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा पैसा कंपनी वापस कर देती है या फिर प्रोराटा कर सकती है, ठीक है, जिनका रखती है। इस तरीके से होता है, वो तो देखो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितना सब्सक्राइब करवाना चाहे, जैसे 100 शेयर सब्सक्राइब करवाना चाहती है कंपनी, 100 का 100 ही हो गया, मतलब 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी चाहिए था, 100 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन मनी मिल गया, फुल सब्सक्रिप्शन। 100 पे चाहिए था, 80 पे मिला, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 100 पे चाहिए था बट 110 लोगों ने, मान लो, या 115 120 जो भी है, इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब ये जितना भी हम लोगों ने समझा इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो देखिए, ये वाला बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का ही पहले कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, यहाँ पर हमें चीजों को दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। देखो बोल रहा है कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares are rejected remaining application. सबसे पहले तो देखो हम ये पूछ रहे हैं तुम लोगों से कि ये कैसा सब्सक्रिप्शन है, ओवर है, अंडर है या फुल सब्सक्रिप्शन है। क्या बोला है कि कंपनी का टोटल 10 लाख जो है शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। और मैम এটা मतलब है, बोल, ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, देखो लिखा हुआ है, कितना शेयर इशू किया था,
60,000, 30,000 बट एप्लीकेशन है। 70,000 एप्लीकेशन आ गया, तो कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 10,000। 10,000, ठीक है। तो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो कंपनी ने क्या किया, 60,000 ही अलॉट किया है, बाकी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर 10,000 शेयर्स का पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। रिजेक्ट करने का मतलब उनको अलॉटमेंट नहीं दिया गया, मतलब उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अप टू 31st March 2022 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर, एक एक शेयर 10 रुपए का है, बट कॉल किया है कितने तक का, 9। तो 9 मेरा क्या कैपिटल है, कॉल्ड अप, अभी सिखाया ना। 9 मेरा क्या है, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड कितना रहा, 1। एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो अनकॉल्ड कितना हुआ, 1। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु हैज पेड ओनली 7 पर शेयर। तो देखो सभी को 9 तक क्लियर कर देना चाहिए था, बट एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स था, उसने 7 पर शेयर दिया, तो फिर कितना नहीं दिया, अनपेड हो जाएगा, 2 रुपए करके नहीं दिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इससे बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने का मतलब है कि मुझे ये दिखाना है कि बैलेंस शीट में क्या होता है। बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। तो यहाँ लाइबिलिटी के नाम पे हमारे पास क्या चीज का डिटेल्स है, कैपिटल, और एसेट पे क्या आ जाएगा, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटी के नाम पे क्या रेज होगा, कैपिटल, और एसेट में क्या दिखेगा, एसेट साइड में क्या ব্যাংকের बैलेंस दिखेगा, যতটা बैंक টাকা बैलेंस। পেয়েছি। हाँ, जो पैसा हाँ। मिलेगा वो बैंक बैलेंस दिखेगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। ऐसे पहले लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। देखो तुम लोगों को तो पुराना स्ट्रक्चर से कोई लेना देना है नहीं, तो ये स्ट्रक्चर आई होप की पता है सभी को। इक्विटी एंड क्या लिखा जाता है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड में जो हेड है, मतलब कंपनी अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट बनता है तो हेड को सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा जाता है। उसके अंडर क्या लिखा जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड ऐसे लिखा जाता है। फिर शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, बट उतना हमें जरूरत नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। तो ये फॉर्मेट है, ये जरूर लिखना होता है, ठीक है। अगर किसी को फॉर्मेट नहीं पता है तो हम फॉर्मेट शेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल, क्योंकि लाइबिलिटी के नाम पे शेयर कैपिटल के अलावा और कुछ है नहीं, और यहाँ पर एसेट। अब बैंक बैलेंस जो है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स, ठीक है। फिर उसके अंडर आ जाएगा करेंट एसेट्स। फिर करेंट एसेट के अंदर लिखना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुम लोग टी शेप में बनाते हो तो इधर लिखते हो लाइबिलिटी, इधर एसेट, एसेट में आता है फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट, ठीक है। सेम तरीके से जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहला बात है वो टी शेप में नहीं बन के इस तरीके से बनता है। और एसेट साइड में यहाँ भी आता है फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट। मतलब इसको फिक्स्ड एसेट नहीं बोल के यहाँ पर बोला जाता है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर अलग अलग हेड होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे नॉन करेंट एसेट यहाँ पर दिखाना नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम करेंट एसेट का बात करें। करेंट एसेट के अंदर जो कैश, मतलब जो कैश या बैंक बैलेंस दिखा जाता है, उसका जो हेड होता है उसका नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके अंडर दिखाया जाता है कैश बैलेंस, ठीक है। तो ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ठीक है, इसके अंडर इस तरीके से। तो ये करेंट एसेट, उसका सब हेड ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है। अब
जो भी डिटेल्स है वो मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में बनाना है, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर देके यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मेट बनेगा। अब हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो क्या ये कोई वर्किंग नोट है? नहीं, ये सोल्यूशन का ही पार्ट होता है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बनाएंगे? तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का डिटेल्स और जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिटेल्स। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके अंडर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि अगर प्रेफरेंस हुआ तो वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले कौन सा कैपिटल लिखना चाहिए तुम लोग बताओ। मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तुम लोग को पढ़ाया, तो ऑथराइज था, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, बहुत सारा था। तुम लोग बोलो सबसे पहले कंपनी को क्या शो करना चाहिए? मैम बोलो। सब्सक्राइब ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज सबसे पहले शो करना चाहिए, ऑथराइज, ठीक है। ये शो ही करना होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, तो वो क्वेश्चन मुझे बता देगा। देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर। तो लिखना कैसे? ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख, ऐसे लिखना चाहिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके नीचे लिख देते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। और अमाउंट का एक कॉलम बनाओगे, वहां लिख दोगे कितना आ रहा है, 10 लाख, ठीक है। और इसको क्लोज कर देना होता है। क्यों? क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल तो हमें सिर्फ लिमिट बताता है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट में वो डेटा जाता है जो मेरा पेड अप निकल के आता है, ठीक है, वो जाएगा। ऑथराइज्ड के बाद फिर क्या लिखोगे? बोलो, सीक्वेंस में ही लिखवाया हुआ है। ऑथराइज्ड के बाद क्या होना चाहिए? पहले इश्यू तो शेयर कंपनी कैपिटल। इश्यूड, ठीक है। पहले तो कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरा ऑथोरिटी के, फिर कंपनी सोचेगी कि हम कितना इशू करें, तो उसके बाद आना चाहिए इशूड शेयर कैपिटल। अब वो तो वो भी क्वेश्चन बताएगा कितना कंपनी ने इशू किया है, देखो। तो 60,000 शेयर्स, ठीक है, 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो 60,000 इक्विटी शेयर, हम ई एस लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कितना हो जाएगा? 6 लाख, ठीक है। ये भी क्लोज कर देंगे। ये भी मुझे नहीं दिखाना है अपने बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब जो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट करवाएगा जो शेयर कैपिटल का अमाउंट, वो यानी पेड अप वाला, ठीक है। ये सब तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना शेयर इशू करने का ऑथोरिटी, जिसमें से मैंने इतना इशू किया, तो थोड़ी ना मुझे 6 लाख मिल गया है कि हमें एंट्री में लिख दे। क्योंकि बैलेंस शीट में तो वही जाएगा ना जो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मेरे पास 6 लाख का भी ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुआ है कि हम लिख दे। इशूड के बाद क्या लिखेंगे? इशू जितना किया, जरूरी थोड़ी है उतना ही लोगों ने ले लिया। उसके सब्सक्राइब। बाद क्या? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब कितना हुआ है वो भी मुझे क्वेश्चन ही बताएगा, ठीक है। तो अब देखो 70,000 लोगों ने जो है अप्लाई कर दिया, बट कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, एक्स्ट्रा वाला अलॉट किया है 60,000। तो फिर कंपनी कितना सब्सक्राइब करवा रही है? बोलो, कंपनी ने कितना 60,000 सब्सक्राइब 60,000 ही सब्सक्राइब करवा रही है, ठीक है। 60,000, इसको तुम लोग 70 मत लिख देना। वो तो लोगों ने एप्लीकेशन भरा, बट कंपनी तो बोल रही है मैंने बाकी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर सब्सक्राइब कितना बना? 60,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हो गया 6 लाख। लेकिन इसका मतलब अभी तक ये नहीं कि कंपनी को 6 लाख मिल गया, ठीक है। अब जितना पेड अप होगा वही। तो सब्सक्राइब तो कर लिया है। सब्सक्राइब के बाद क्या होगा? ম্যাম বলছি হ্যাঁ, এটা বলো। তো ম্যাম 10 টাকায় পুরো ইয়ে ডাকেনি 9 টাকা অবধি, তাহলে হ্যাঁ, ইস্যুডের ওটা তো 10ই মানে কল্ড, ওটা তো কল্ড আপে লিখবো। ওটা তো কলটা পে লিখবো। সাবস্ক্রাইবে তো আচ্ছা আমি আচ্ছা এটাই আচ্ছা দেখাবো ম্যাম না যে ঠিক আছে। আমি 60,000 শেয়ার সাবস্ক্রাইব করাবার কথা ভাবছি, এট দ্য রেট অফ 10 করে আমার 6 লাখ সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল হওয়া উচিত। এবারে আমি যতটা কল করব তার উপর পেড আপটা ডিপেন্ড করবে, হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। ঠিক আছে। अच्छा, सब्सक्राइब के बाद फिर क्या होना चाहिए? बोलो। कॉल्ड शेयर कॉल्ड, कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो बोलो कॉल्ड अप कितना है? 9 पर शेयर, ठीक है। और पेड अप कितना है? अनकॉल्ड लेस करने से पता चलेगा। मतलब इसको कैसे लिखोगे देखो। अब
कंपनी ने तो 60,000 लोगों से ही पैसा मांगा होगा, 60,000 शेयर पे ही। मतलब अब 60,000 लोग होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि एक इंसान एक ही शेयर खरीदा है तब ना 60,000 लोग होंगे। 60,000 शेयर है। अब ये 5 लोगों के पास भी हो सकता है, 10 लोगों के पास भी हो सकता है, 60,000 के पास भी हो सकता है। एक एक जन ने जितना शेयरिंग लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉल्ड अप कितना है? 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, ₹9 कॉल्ड अप। मतलब कंपनी ने 60,000 शेयर्स पे 9 करके कॉल्ड अप किया है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 60,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54,000 5 लाख 5,40,000। लेकिन पेड अप कितना होगा? पेड अप कितना हुआ? पेड अप तो अलग हो गया। मैम 70,000 इंटू 9। 70,000 इंटू 9 तो नहीं होगा। पेड अप कितना है? 5,000 एक पर्सन ने 5,000 शेयर होल्ड किया था जिसने सिर्फ ₹7 ही दिया, तो फिर मेरा उतना तो लेस हो जाएगा ना। तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना होगा? अनपेड लेस करो, तो कॉल्स अनपेड, मतलब कॉल्स अनपेड या अनपेड कैपिटल कितना ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। 5,000 शेयर पे मुझे ₹2 करके नहीं मिला ना, 7 तक ही तो मिला। तो 5,000 शेयर पे मुझे ₹2 करके नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला? 10,000। तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। 5,30,000। देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखो कंपनी ने 1 लाख में से 60,000 शेयर इशू किया, 60,000 ही सब्सक्राइब हुआ। अब कंपनी ने जब कॉल किया तो 9 करके कॉल किया, तो कंपनी को लगा कि मुझे 5,40,000 मिल जाएगा। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 5,000 शेयर था, उसने 9 की जगह ₹7 दिया, तो ₹2 नहीं दिया। तो कितना कंपनी को नहीं मिला? 5,40,000 में से 10,000 नहीं मिला, तो कंपनी को जो मिला वही उसका पेड अप कैपिटल हुआ। तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ? 5,30,000। ठीक है, तो यहाँ पर नोट 1 दोगे और यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुम लोग को 5,30,000। टोटल में भी लिख दोगे 5,30,000। तो अब 5,30,000 अगर पेड अप है, तो जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखोगे तो वहां पर भी कितना पैसा दिखेगा? 5,30,000। 5,30,000 ही दिखेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट जब डेबिट करोगे तो वो तो 5,30,000 से ही करोगे ना, तो 5,30,000 ही दिखेगा। ये देखो, मतलब इसका भी नोट बनना चाहिए, तो इसीलिए हम दिखा देते हैं। ये देखो लिखना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस विथ बैंक। ठीक है, 5,30,000, क्योंकि जब तुम लोग बैंक का एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना करोगे? 5,30,000। कॉल इन एरिया डेबिट कितना करोगे? 10,000। टू क्या कर दोगे? टू शेयर कॉल बोल के 5,40,000 कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ऐसे करके जो है हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये जो हम लोगों ने सीखा ना कि ऑथराइज शेयर क्या होता है, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, तो उसी कंसेप्ट से हम लोग ये वाला जो है बैलेंस शीट में ये डिटेल्स बना के दिखा सकते हैं कि ऐसे करके होता है। बोलो, समझ में आया ये वाला? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। किसी को कुछ डाउट है तो यस पूछो। मैम। यस मैम। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकते हो। ये वाला करेंगे, देखो बोल रहा है कि ये ऊपर लिखा जो है उसको छोड़ो कि ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है कि नहीं, हम लोगों को खुद से पढ़ के समझना चाहिए। बोल रहा है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 each पेबल ऑन एप्लीकेशन 15 ऑन अलॉटमेंट 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 15। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एंड all the applicants are allotted the number of shares they have applied for, and in installment money was duly received by the company, so journal entries in the books of company। तो देखो हम इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन कितना भी छोटा हो या क्वेश्चन बहुत डिटेल्स वाला हो। देखो ऐसे लिख लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला बात है कि कंपनी ने
एप्लीकेशन कितना रखा है, ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन, इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब ये 10,000 शेयर्स क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है कि इशूड कैपिटल है कि सब्सक्राइब्ड है, क्या है बोलो, ये 10,000 इशूड कैपिटल। हाँ, ये इशूड है। तो इशूड, ये अपने इंफॉर्मेशंस को एक जगह लिख लेने से हमें करने में आसानी होगा, तो वही लिख पा रहे हैं। तो इशूड शेयर्स कितना है, 10,000, ठीक है, ये 10,000। नंबर, हाँ, नंबर ऑफ इशूड शेयर 10,000। अब एक शेयर कितने का है, एट द रेट ऑफ 50। अब एप्लीकेशन का इन्होंने कितना रखा है, अब कैसे करके इन्होंने पैसे का, हाँ, अलॉटमेंट का 20। अलॉटमेंट का 20 रखा है, ठीक है। फर्स्ट फाइनल मिला के 15, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला के 15। तो क्या ये 50 हो गया, है मैम। टोटल 50 हो गया, ठीक है। तो ये इनका पूरा सोचना है कि भाई 50 रुपए के शेयर्स का पैसा हम लोग इस तरीके से लेने वाले हैं। फिर बोल रहा है एप्लीकेशन आर रिसिव्ड फॉर 10,000 शेयर्स, तो ये 10,000 क्या है, रिसिव्ड भी 10,000 ही हुआ, बट ये, सब्सक्राइब्ड हाँ, शेयर नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड, तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन। तो 10,000 शेयर पे भी कंपनी को कितना मिलना चाहिए, 50 ही मिलना चाहिए, उसका सब्सक्राइब भी तो 50 करके ही होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है, मतलब पेड अप चेंज हो ही सकता है, अगर कोई पैसा नहीं देता है तो हो ही सकता है। फिर बोल रहा है कि एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर, और जिसने जितने के लिए अप्लाई किया था सभी को अलॉटमेंट मिल गया है। एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय कंपनी, और कंपनी को भी अपना इंस्टॉलमेंट में जो भी पैसा मिलना चाहिए था सारा मिल गया, मतलब कोई कॉन्सिनेरियन नहीं है, मतलब सभी भले लोग हैं, जितना जिसने शेयर अप्लाई किया था सभी ने उतना उतना पैसा दे दिया, कंपनी ने पूरा कॉल कर लिया है, कुछ भी बाकी रखा नहीं है। तो जर्नल एंट्री करना है कंपनी के बुक्स में, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे करके करेंगे, तो पहले तो ऐसे लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम होगा, इन द बुक्स ऑफ कंपनी नेम, ठीक है। तो पहला एंट्री देखो, स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ता है, लाइक डेट, ठीक है, जो कि है नहीं इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, फिर नैरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो एक हम स्ट्रक्चर करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन में ये मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज तो देखो नॉर्मल है, तुम लोगों को पता ही है कि क्या करना होता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो वैसे करोगे। और अगर किसी क्वेश्चन में डेट आ गया तो हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉलम वॉलम नहीं बनाएंगे, बस ये दिखा दिया कि ऐसे होता है। तो अब बोलो सबसे पहले कौन सा पैसा जो मिलेगा, ये तीनों में से सबसे पहले कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, एप्लीकेशन। ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव्ड होता है फिर ट्रांसफर होता है, ठीक है, कि पहले एप्लीकेशन का पैसा लेंगे और उनका पैसा ही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जिनको अलॉटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। तो बोलो पैसा रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन का, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000। अच्छा, कौन सा 10,000 देख के लिख रहे हो, ये वाला कि ये वाला, बोलो कौन सा देख के लिखना चाहिए, जैसे यहाँ तो दोनों ही 10-10 हजार है, सब्सक्राइब था। हाँ, हमेशा ये देख के लिखना है ना, जितने सब्सक्राइब हुए उतना ही तो पैसा मिलेगा। अगर ये 10 में 8 होता, जैसे कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता, तो 8,000 शेयर पे ही एप्लीकेशन मनी मिलता ना। तो तुम लोग ये 10,000 देख के एंट्री नहीं कर रहे हो, एंट्री ये 10,000 देख के करना चाहिए, ठीक है, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो इंटू 15 कितना हो जाएगा, 1,50,000। 1,50,000। हम नैरेशन नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने पहले ही वहां नैरेशन लिखवा दिया, बट तुम लोग को एग्जाम में लिखना है तो अपना हाथ का स्पीड वैसे ही रखना है कि उसी टाइम के अंदर तुम लोग नैरेशन भी लिख पाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जगह रख दो, घर पे बैठ के क्वेश्चन भी देख लोगे एक बार और नैरेशन लिख लेना इसी बहाने, ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब शेयर का पैसा जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बोलो क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस हुआ तो प्रेफरेंस लिख देना है, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो कितना, वही 1,50,000 जितना रिसीव हुआ उतना ही तो कैपिटल बोल के ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का पहले क्या होता है, ड्यू फिर ट्रांसफर, तो ड्यू एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वही 10,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट का कितना था 20 करके ना, तो 2 लाख हो जाएगा। अब क्योंकि सभी ने पैसा, हाँ 20 था, सभी ने पैसा दे दिया है, तो बैंक अकाउंट जब डेबिट करेंगे वो कितने से होगा, वही 2 लाख से ही हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसके बाद कौन सा वाला एंट्री होगा, हम कॉल फर्स्ट, फाइनल, फर्स्ट एंड हाँ फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर ही लिख देते, दोनों ही हो जाएगा, ये एक इस साइड लिखेंगे एक इस साइड लिखेंगे, तुम लोग अपना लाइन बाय लाइन लिख देना। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, ये भी ड्यू एंट्री होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर 15 करके, तो 1,50,000, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा, तो रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 1,50,000। बोलो, ये समझ में आया, हाँ मैम, मुझे किसी को कुछ डाउट है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। अगर सिंपल है मतलब हेलो ये नहीं मैम। बोल रहे कि मत पूछो, ठीक है, पूछ सकते हो, छोटा से छोटा डाउट भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मैम। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला देखो, बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021, अब इसमें डेट दिया है तो हम लोग को भी डेट लिखना चाहिए। ठीक है, ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो इशूड बता दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड 43,000 एट द रेट ऑफ 100। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30, तो एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30। ठीक है, 25 ऑन 1 अक्टूबर, 25 ऑन 1 फेब, इसका कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग कॉल, ये शायद नीचे बोला होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, पहले 25 और 25 लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 हो गया, ये देखो 25 25 50 30 20 50 100 हो गया। अब ये इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है वो हम लोग आगे पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो कंपनी ने एक शेयर 100 का रखा है और 43,000 शेयर इशू किया है, और इस तरीके से पेमेंट मांगने वाली है कंपनी, और ये 25 रुपीज 1 अक्टूबर को मांगेगी, 1 अक्टूबर यानी 110। ठीक है, और ये 1 फेब को मांगेगी, 1 फेब 22, और ये है 21, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाई 20th में 40,000 शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर, तो पहले कंपनी ने तो ये इशू कर दिया, और 20th मई के अंदर एप्लीकेशंस जमा भी आ गए। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स वेयर एक्सेप्टेड। ठीक है, 43,000 में 40,000 ही एप्लीकेशन फिलअप हुआ है, तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है, मैम अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड कितना हुआ, सब्सक्राइब्ड शेयर 40,000। 40,000, और ये होना कितना चाहिए, एट द रेट ऑफ 100 ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब्सक्राइब कब हुआ है, 20th ऑफ मई। ठीक है, 20th ऑफ मई को हुआ है, और ईयर हो जाएगा 21। अच्छा, फिर बोल रहा है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, अलॉटमेंट कब दिया गया है,
1 जून को, तो जून का क्या होगा, 21 ही रहेगा। ठीक है, 1 जून को अलॉटमेंट दिया गया है, तो अलॉटमेंट का डेट भी मैंने लिख लिया। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। और जो रिसीव्ड हुआ है ये अलॉटमेंट दिया जाएगा, ये डिक्लेयर हुआ है, मतलब ये ड्यू डेट है अलॉटमेंट का। ठीक है, कि इतने तारीख को कंपनी ने ड्यू किया। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा कब ड्यू करती है, जब वो डिक्लेयर कर देगी कि ये शेयर इतने आप लोगों का शेयर अलॉटेड होगा, तो कंपनी अपना एंट्री करेगी कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। उसको बोलते हैं कि कंपनी ने अपना अलॉटमेंट किया 1 जून को, सॉरी कंपनी ने जो है पैसा रिसीव किया 20 मई को, और ये तो हो गया एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट किया गया है 1 जून को, मतलब ड्यू एंट्री, और पैसा रिसीव्ड हुआ 15 जुलाई को। ये ड्यू हुआ और रिसीव्ड हो रहा है, इसमें रिसीव्ड हो रहा है 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को रिसीव हो रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पर दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर, और ये फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो 20 अक्टूबर को रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा, ये फर्स्ट कॉल है इसका मतलब। ठीक है, ये 20 अक्टूबर को रिसीव्ड, ये वाला इसका मतलब फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल का पैसा है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले कॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ नाम दिया नहीं है, फाइनल कॉल बोल सकते हैं। लेकिन ये पैसा कब रिसीव होगा ये नहीं बोला है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो जाएगा, हमें एंट्री करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, वो लिख दिया। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे J/E लिख के नहीं आना है, तुम लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, अब डेट क्या होगा, सबसे पहला डेट हम लोग का हो जाएगा जब जो है शेयर जो है इशू किया गया है, 1 अप्रैल को इशू किया गया है। लेकिन इशू का कोई एंट्री नहीं होता है, क्योंकि एंट्री जब ट्रांजैक्शन होता है, पैसे का लेन देन होता है, तब एंट्री होता है। तो शेयर इशू कर रही है थोड़ी ना कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कंपनी ने मार्केट में 43,000 शेयर इशू कर दिया, जब लोग एप्लीकेशन भरेंगे तब एंट्री होगा, क्योंकि तब पैसा मिलेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन कब दिया है लोगों ने, ये देखो 20 में 40,000 शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अप्लाइड फॉर का मतलब लोगों ने अप्लाई किया, तो अप्लाई कर किया है कैसे पता चलेगा, जब एप्लीकेशन खरीदा गया तो पेमेंट मिला। तो पहला एंट्री 20 मई को होगा। ठीक है, तो 20 मई 2021, तो एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को एपीपी लिख रहे हैं। ठीक है, तो बोलो कितना अमाउंट से एंट्री होगा, बोलो कितना होगा एंट्री। मैम 40,000 इंटू 20 8 लाख। 40,000 इंटू 20 हो जाएगा 8 लाख। 40,000 क्योंकि उतना ही मेरा सब्सक्राइब हुआ है, और जितना सब्सक्राइब हुआ है उतना ही अप्लाइड हुआ है, और एप्लीकेशन का पैसा है पर शेयर पे 20 रुपीज करके, तो ये हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया, एप्लीकेशन का पैसा मिला। अब ये देखो 1 जून को ड्यू हो रहा है ना, 1 जून को जो ड्यू हो रहा है वो ड्यू एंट्री, और ये पैसा जो ट्रांसफर, देखो दो चीज लिंक्ड है। क्या लिंक्ड है, जैसे ही मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब हम एप्लीकेशन का पैसा अगर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जितना ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब अब मुझे 40,000 का अलॉटमेंट देना पड़ेगा। जैसे ही इसके बाद का एंट्री तुम लोग क्या करते हो, ये वाला करना पड़ता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने शॉर्ट में लिखा, जैसे कि मैंने बोला अब हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। तो ये हो गया, और नरेशन लेकिन लिखना है, हम नहीं लिखवा रहे। तो ये एंट्री, अब इसका क्या डेट होना चाहिए, तो देखो कंपनी ने 40,000 शेयर्स एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स पे पैसा रिसीव किया, और इतने पैसे को ही कंपनी ने जो है कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब इन सबको कंपनी अलॉटमेंट देने वाली है। यानी ये वाला एंट्री भी 1 जून 21 को होगा, और अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री भी 1 जून 21 को ही होगा, क्योंकि जिस दिन कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे ये सारे शेयर्स को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, यानी मुझे इन लोगों को जो है अलॉटमेंट देना है, और उसी दिन कंपनी अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू कर लेती है कि मुझे अलॉटमेंट में इतना पैसा मिलेगा, मतलब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री भी 1 जून 21 को ही होगा। और ये कैपिटल ट्रांसफर एंट्री भी सेम डेट पे होता है, सेम डेट पे ये डिसाइड होता है कि ये सारे पैसे कैपिटल में ट्रांसफर, मतलब इन सभी से हम ड्यू जो है अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। ठीक है, ड्यू करेंगे इन सब पे। ठीक है, अब कोई देगा नहीं देगा वो बात अलग है। अब यहाँ पर 1 जून 21 में ड्यू एंट्री होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा बोलो? 40,000 इंटू 30। 30। ठीक है, 40,000 इंटू 30। 12 लाख। हाँ मतलब 12 लाख ये ड्यू हो गया। अब क्योंकि सभी ने पैसा दे दिया है अलॉटमेंट का, तो फिर रिसिप्ट का एंट्री हमें दिया है, मतलब सॉरी डेट हमें दिया है, तो रिसिप्ट का डेट कौन सा है? ये देखो 15/7/21। तो 15/7/21 को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री होगा, वो कौन सा डेट है? देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर 21 को रिसिप्ट होगा 20 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 21 को क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? 40,000 शेयर्स इंटू 25। 25। 10 लाख। 10 लाख। अच्छा, अब जब रिसीव होगा वो कितने तारीख को हो रहा है? 20 अक्टूबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 इंटू 25, तो 10 लाख ही मिल गया, क्योंकि कोई कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बस अंडर सब्सक्रिप्शन पे है और कुछ। अच्छा, अब 31 मार्च को क्या एंट्री होगा, क्योंकि हमें 31 मार्च तक का एंट्री करने बोला है। ठीक है, अच्छा अब ये नेक्स्ट जो अमाउंट है ये वाला, ये ड्यू कब हुआ है? 1 फेब को, क्योंकि मुझे 31 मार्च तक का एंट्री करने बोला है, तो हम 1 फेब का एंट्री करेंगे। ठीक है, 1 फेब का एंट्री क्या करेंगे? ड्यू एंट्री करेंगे। अब उस कॉल का कोई नाम नहीं दिया है तो हम लोग खुद से दे देंगे। ठीक है, तो नाम क्या देंगे? सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल दे सकते हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बोलो कितना अमाउंट होगा? 40,000 into 25। 10 लाख। हाँ, 40,000 इंटू 25 यानी कि 10। ये हो गया 1 फेब। और 31 मार्च का फिर क्या एंट्री करना चाहिए? तो 31 मार्च इसका मतलब हम लोग को पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव 20 अक्टूबर जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये क्लोज हो जा रहा है, तो इसका मतलब एज्यूम्ड कि हमें पेमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट हो जाएगा? वही 10 लाख। टेन लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करेंगे बस, आज फिर उतना ही करेंगे, एक ये वाला बस। इलास्ट्रेशन 4 बोल रहा है, पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर एट 50 ईच। ठीक है, तो ये 50,000 शेयर्स क्या हो गया बोलो? जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर ऑफ इशूड शेयर कितना है? 50,000 एट द रेट ऑफ 50 करके। फिर बोला है विच आर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट 10 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20। तो एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20, तो हो गया टोटल 50। ठीक है,
फिर क्या बोला है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर, तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा बोलो, 60,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन। हाँ इसे हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना ज्यादा हुआ है 10,000। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, तो रिजेक्ट कितना हो रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा 10,000 10,000 और एक्सेप्ट कितना हो रहा है, फिर इसका मतलब 50,000। ठीक है। अच्छा अब so journal entries, if company refunded the application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares, ठीक है, तो रिजेक्ट जिनको किया है उनका पैसा वापस कर दिया है और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ है सिर्फ 45,000 शेयर्स पे, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है और जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है, ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, कोई डेट वेट नहीं है, तो बोलो एंट्री क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, पहले एंट्री बोलो, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव का एंट्री बोलो, हम 1-2 करके लिखते हैं, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बोलो कितना अमाउंट होगा, कितने लोगों ने अप्लाई किया, पहले दिमाग में ये चलाओ, ठीक है, आंसर 60,000 हाँ 60,000 लोगों ने into इंटू 20, ठीक है, 60,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं तो उतने लोगों ने ही अप्लाई किया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 60,000 इंटू 20, कितना हो जाएगा 12 लाख। 12 लाख, ठीक है। अब क्या पूरा पैसा कैपिटल में देंगे, कैपिटल में उनका पैसा ही ट्रांसफर होता है जिनको अलॉटमेंट दिया जाएगा, तो अलॉटमेंट कितने लोगों को दे रहा है, जितने का एक्सेप्ट 50,000, ठीक है, ये मत मान लो 45,000, अब ये मत सोचो मैम ने ये क्या लिखा है, ये तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब पैसा मिला है सिर्फ इतने शेयर पे, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट तो कंपनी देना चाहती थी 50,000 शेयर्स पे, एक्सेप्ट किया ना उतना, तो अब बोलो एंट्री जब ट्रांसफर करोगे तो कैसे लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक হবে। हाँ शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले तो ऐसे लिखोगे, तो एप्लीकेशन का पैसा जितना डेबिट हुआ था उतना ही क्रेडिट कर दोगे हमेशा, ठीक है, जितना जो डेबिट हुआ है क्लोज जब करोगे उतने से क्रेडिट होगा। कैपिटल में कितना पैसा दिखाना चाहते हैं हम लोग, 50,000 का एक्सेप्ट करेंगे, बाकी लोगों का पैसा वापस कर देंगे, तो इसका मतलब 10 लाख का हम लोग शेयर कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो बाकी पैसा क्योंकि बोला है रिजेक्ट तो हम लोग वापस कर रहे हैं, तो बैंक डेबिट होता है जब पैसा लेते हैं, बैंक क्रेडिट हो जाएगा जब पैसा वापस करेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अलॉटमेंट कितने लोगों को देंगे, जितने का शेयर एक्सेप्ट किया है 50,000, मतलब 50,000 शेयर्स पे देंगे इंटू 10 5 लाख। 5 लाख। और जब पैसा रिसीव किया तब कुछ और ही हुआ, ठीक है, क्योंकि जब पैसा रिसीव किया तब सबने पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा मिला उसे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितने लोगों कितने शेयर पे पैसा मिला 45,000, 45,000 इंटू मैम 10 तो कितना हो जाएगा 4.5 लाख, 4 लाख 50,000। और जो नहीं मिला वो तो लॉस है, तो कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कितना 50 मिलना चाहिए, 50,000 पे मिलना चाहिए था, 5,000 पे नहीं मिला, तो ₹50,000, ठीक है, और 2 क्या कर दोगे, इसको क्लोज करोगे, शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितने से ओपन था उतने से ही क्लोज होगा, जैसे डेटर का मैंने समझाया वो एग्जांपल याद रखो, 50,000 इंटू 10, 5 लाख में 4.5 लाख मिला और 50,000 जो है हमें नहीं मिला, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, ये लिखने से ही होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये देखो हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन,
अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और एक बैलेंस शीट पे किया, जो कि बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन लेकिन नहीं आएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, तो आज हम लोग इतना तक ही करेंगे, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ मैम मुझे ठीक है फिर, ठीक है हाँ फिर, ठीक है फिर, बाय थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।